You started with the newspaper, then you move on the TVs, then you move on the marketplaces. There are lots of challenges and उसको आप तो ऐसे कुछ रोड ब्लॉक में बताइए कि भाई डाउन द लाइन ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पे मैंने ये किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक 21 साल का लड़का मार्केट में जाके एक 25 साल या 50 साल पुरानी पीढ़ी को जाके बोल रहा है कि आप अपना सामान ऑनलाइन बेचिए। जब तो पहले की ऑनलाइन नाम की चीज सुन के लोग बोलते थे कि भाई ऑनलाइन जैसा कुछ होता नहीं है। आपने एक डिजिटल केंद्र की बात की थी। सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल उसमें आप थोड़ा और डिटेल में बताएं कि एग्जैक्टली डिजिटल केंद्र कैसे चलता है, उसमें कैसे किस टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 2021 के अंदर हम लोगों ने अमेजोन के साथ एक अमेजोन का एक प्रोग्राम था अमेजोन ईजी करके, जहाँ पे हमने ऑफलाइन में 10,000 से ज़्यादा स्टोर्स बनाए। कि एक छोटे से गांव से लड़के को आईटी से एंटरप्रेन्योर बना, एंटरप्रेन्योर से उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को बनाया कि जो डिजिटल इंडिया का हमारा जो मिशन है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते। पार्ले आज हर एक गांव में मिलता है, करेक्ट, राइट। वैसे ही वो नाइकी का प्रोडक्ट हर एक गांव में मिलता है, बट नाइकी का शोरूम हर एक गांव में पॉसिबल करेक्ट नहीं है। तो B2 एक नया मॉडल है कि असिस्टेड शॉपिंग जिसको बोलते हैं। हमने असिस्टेड शॉपिंग को इतना ग्रो किया, राइट। आज ज़ूडियो है तो ज़ूडियो महीने में या 3 दिन में एक स्टोर ओपन करते हैं, राइट। और हम तब पर डे 30 स्टोर ओपन करते थे। एक साल में आपने 40 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो उसमें कुछ न्यूएंस बताओगे कि उसमें वो 40 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए आपको कौन सी चीज आपको हेल्प की। Before we dive in, please subscribe our channel so you never miss real story, real experience and real execution. Enjoy the show. हर एक बिजनेस का सपना होता है कि उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है, उनको डिजिटल इंडिया का जो सपना है उसके अंदर खुद का योगदान देना है। बट रियल चैलेंजेस ये है कि सब कुछ कैसे करेंगे, ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे जाएंगे, मार्केट प्लेस पे कैसे सेल करेंगे। सो रियल क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ग्रोथ करना है तो ग्रोथ कैसे करेंगे, ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे जाऊंगा, जो रूरल एरिया से वहां से मैं प्रोडक्ट सेल कैसे करूंगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ EasySell एंड द ब्रांच सेंटर, संदीप कथेरिया। संदीप भाई, इट्स ट्रूली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। संदीप भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, ऑसम। तो संदीप भाई, हमारे ऑडियंस के लिए आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि जिसमें आप क्या करते हो और किस टाइप की ऑडियंस के साथ काम करते हो। थैंक यू अल्पेश भाई, आपने हमें इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। हम लोग ई कॉमर्स के अंदर एक छोटे से ब्रांड को, एक छोटे से सिटी के एक व्यापारी को एक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनाते हैं और उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी एंड टू एंड हेल्प करते हैं। मतलब हम उनके बिजनेस को एक्सेलरेट करते हैं एंड डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनाते हैं। तो ऐसे अभी तक आपने कितने लोगों को डिजिटल फर्स्ट पे मूव किया है? और करीबन अभी हमारे साथ 200 से ज़्यादा ब्रांड्स है जिन्होंने अपनी जर्नी एक छोटे से ब्रांड से, मतलब छोटे से मैन्युफैक्चरर से लेके बड़े डिजिटल ब्रांड्स के तौर पे शुरू किया है। और लगभग 2-2.5 साल में उन्होंने अपने आप में 2x से लेके 4x ग्रोथ तक गए हुए। जैसे आप बोल रहे हो कि डिजिटल बनाते हो, तो उसमें एग्जैक्टली आप क्या करते हो? डिजिटल फर्स्ट का मतलब ये होता है कि सूरत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी है जो काफ़ी सालों से अपने बिजनेस कर रहे हैं और अपने कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, ऑफलाइन में उनका काफ़ी बड़ा नाम होता है। बट जब ऑनलाइन की बात आते हो तो थोड़ा डर जाते हैं। जैसे डिजिटल की बात आते हो थोड़ा डर जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बिजनेस को कैसे ऊपर लेके जाएंगे। तो हम उनके हैंड बन जाते हैं, हम उनके पार्टनर बन जाते हैं, वो हमारे साथ पार्टनर बनते हैं। और उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनका ऑनलाइन उनको रजिस्टर करना, उनका कैटलॉग अमेजोन पे डालना, फ्लिपकार्ट पे डालना, मार्केट प्लेसेस पे डालना, उन्हीं के बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए उनके कैटलॉग को ऑप्टिमाइज करना, एडवर्टाइज करवाना, उनके कस्टमर्स उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करवाना, इन्वेंट्री प्लानिंग देना उनको। इन्वेंट्री प्लानिंग के बाद उनके प्रोडक्ट्स को पुश करके उनके बिजनेस को ग्रो करना, ये हमारा काम है। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑफलाइन बहुत अच्छा कर रहा है उनको आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करके जो मार्केट प्लेसेस है उस पर लिस्टेड करवा के उसका ग्रोथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हो। एग्जैक्टली। संदीप भाई, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। आई नो यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ IT, और IT में से आपने एंटरप्रेन्योरशिप और ये ई-कॉमर्स का जो पाथ है वो चूज किया। इफ यू कैन हाईलाइट समथिंग कि आपको क्यों लगा कि मेरे को IT से मूव होके ई-कॉमर्स में जाना है। अल्पेश भाई, आपने बहुत सालों पुरानी बात को याद कराने के लिए बोला है। सो जब मैं पढ़ता था मास्टर इन IT, तो लगभग
आज 2012 की बात है, मास्टर इन आईटी कर रहा था। जैसे आज एआई का जमाना है, तो उस टाइम पे लोग बोलते थे कि अब ई कॉमर्स सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है, ई राइट कॉमर्स में बिजनेस ग्रो होने वाला है, Right. राइट। तो मैंने चूज किया कि चलो ई कॉमर्स में अपना कैरियर बनाते हैं। ई कॉमर्स में कैरियर बनाते वक्त मार्केट में रिसर्च किया कि कौन कौन सी ई कॉमर्स साइट इंडिया में है, अभी वो क्या कर रहे हैं, कितना बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे बहुत कम वेबसाइट थी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कहलाता था। तो उस टाइम पे हमने कुछ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस शुरू किया, छोटा सा सूरत से शुरू किया एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, लगभग 200-250 सप्लायर्स को उन पे लिस्ट किया और उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू किया। और धीरे धीरे हमें समझ आया कि मार्केट में इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब वेबसाइट तब शुरू हुई थी। तो हमने उनके साथ भी पार्टनरशिप करके उनके यहाँ पे हमारे सेलर अकाउंट ओपन किए। सेलर अकाउंट ओपन करके उनकी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। जब हमने हमारी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया तो 2012 से लेके 2016 तक हम लगभग 32 से ज़्यादा मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट बेचते थे। राइट और जब ये बेचना शुरू किया तो हमें खुद को भी बहुत सारे चैलेंज है, राइट। जो आज एक मैन्युफैक्चरर या एक छोटा सा ब्रांड, एक एसएमई सोच रहा है कि हमारा प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन लेके जाए, और जो उनको हैसल डाल दिख रही है, जैसे कि कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे लिस्ट करेंगे, कैसे पेमेंट आएगा, कैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, कैसे एडवर्टाइजिंग होगा, ये सब चैलेंज हमें उस दिन भी थी। और उस दिन वो चैलेंज को लेके हम लोग रोज नए नई चीजें सीखते थे। और 2012 से 2016 तक लगभग 22 मार्केट प्लेस के साथ रोजाना 3 से 4 हज़ार ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करते थे। तो यहाँ से मेरी ई कॉमर्स की जर्नी की शुरुआत हुई। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया, न्यूज़पेपर में ऐड जाती थी, वहाँ से ऑर्डर आते थे। उनकी वेबसाइट थी shopping.indiatimes.com, उस पर काम किया। फिर नापतोल के साथ काम किया। नापतोल में टीवी सीरियल्स में आता था, टीवी सीरियल में काम करते थे। फिर होम शॉप में काम किया। फिर लगा कि अब मार्केट प्लेस आया है, तो स्नैपडील के साथ काम किया, पेटीएम के साथ काम किया, अमेजोन के साथ किया, फ्लिपकार्ट के साथ वो प्रोडक्ट बेचे। तो 2016 तक यही प्रोडक्ट बेचते आ रहे थे। और 2016 में जब वैट में से जीएसटी माइग्रेट हुआ तो हमने सोचा कि जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिक रहे हैं, मतलब जो हमें चैलेंजेस आ रही है, वो सेम चैलेंज मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को थी। एग्जाम्पल कि बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार थे, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम थी कि भाई हमें भी ऑनलाइन बेचना है, बट ये सब करेगा कौन, राइट। सो देन हमने ये बिजनेस को पूरा पाइवट किया। सो बेसिकली आपने जो आपकी जर्नी बहुत डाइवर्स रही है, बिकॉज 2012 में आई एम श्योर उस टाइम पे ई कॉमर्स वाज अ बिग ट्रेंड, जैसे इन द मार्केट, इन द इंडियन मार्केट। अभी जो एआई चल रहा है, राइट। एंड आपने जो स्टार्ट किया, आप बोल रहे हो टीवी चैनल, न्यूज़पेपर से लेके यू मूव ऑन द डिफरेंट मार्केट प्लेस, राइट। उसी के साथ आपको एक ई कॉमर्स ग्रोथ एक्सेलरेटर का एक टाइटल मिला हुआ है कि आप जो ई कॉमर्स है उसमें जो लोग अभी आपने जैसे बताया कि उनको आप ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हो। सो ड्यू टू दैट आपको एक टाइटल मिला कि ई कॉमर्स ग्रोथ एक्सीलेटर। तो आप उसमें उसके बारे में कुछ बताया कि वो टाइटल आपको कैसे मिला और वो क्या मायने रखता है। जब अर्ली डेज में ई कॉमर्स में एज एन सेलर जब जर्नी चालू थी, जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे है, मतलब राइट, वो बहुत सारे ऐसे सूरत के सेलर्स थे, गुजरात के सेलर्स थे जिनको ये सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा काम करते हैं, इन सभी को ट्रेनिंग देते हैं, और एक ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे हमारा बिजनेस अभी जिस मुकाम पे उससे नेक्स्ट लोकेशन पे हम जा सके, मतलब नेक्स्ट पड़ाव तक जा सके। तो इस केस में हमने क्या किया कि तब वैट में से गवर्नमेंट ने जीएसटी माइग्रेट किया था, 2016 के एंड तक माइग्रेट हो रहा था। मैंने देखा कि सूरत सिटी अकेले में 3.5 लाख से ज्यादा जीएसटी थे। तब वैट में से पहले प्री जीएसटी आता था, फिर जीएसटी आता था। और उसी ड्यूरेशन पे मैंने ये डेटा देखा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। मैंने मुंबई का डेटा देखा, पूरे महाराष्ट्र का डेटा देखा। महाराष्ट्र में लगभग 7.5 लाख जीएसटी रजिस्टर्ड थे उस टाइम पे। और ऑनलाइन की दुनिया में अमेजोन वगैरह पे सिर्फ 1 लाख ही सेलर थे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऑफिशियली बोलते थे कि हमारे पास 1 लाख सेलर्स है। मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा गैप है, पूरे इंडिया में इनके पास 1 लाख सेलर है, और गुजरात में सिर्फ सूरत में 3.5 लाख जीएसटी है। और सूरत टेक्सटाइल के लिए पेरिस गिना जाता है, राइट। फैशन की दुनिया में एशिया का कोई पेरिस हो तो वो सूरत गिना जाता है, राइट। तो मैंने सोचा बहुत सारे दुकानदार है, बहुत छोटे छोटे पेढ़ी लेके बैठे हुए लोग हैं, क्या इनको हम ऑनलाइन लेके जा सकते हैं? और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, राइट। तो मैंने बोला ठीक है, चलो इसी बिजनेस को आगे परस्यू करते। उसी को लेके हमने अमेजोन के साथ एक पार्टनरशिप करी। उस पार्टनरशिप में हमने अमेजोन को बोला कि इन सेलर्स को हम ऑनलाइन लेके आएंगे, इन सेलर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनकी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देके इनको 6 महीने तक मेंटर करेंगे। और जब 6 महीने हो जाएंगे तो ब्रांड्स इतना ओवरवेल्म हो गया होगा कि खुद ही से कर लेगा। करेक्ट।
इसी को लेते हुए हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी और 2016 से लेके अभी तक हम लोग अमेजोन के ऑफिशियल पार्टनर है और उसमें अमेजोन डिजिटल केंद्र चलाते हैं और लगभग उस दिन से आज दिन तक हमने सूरत में 24,000 से ज़्यादा सेलर्स को ऑनबोर्ड किया है और वो अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और वो अभी भी कर रहे हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक शिफ्ट सूरत की इंडस्ट्री में आया है। सो डेफिनेटली आपने इन सालों में 24,000 प्लस लोगों को ऑनबोर्ड किया और उनको ट्रेनिंग दी हुई है, तो उसमें से कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरी बताए कि जिन्होंने ऑनबोर्ड हुए हो और बहुत अच्छा काम किया हो, इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी इन दैट। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी है, उनमें से सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक पहचान में है कोई जिन्होंने रेफरेंस से मेरे पास आए कि अभी अभी उन्होंने कॉलेज पास आउट किया है और बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक आया कि सूरत में से हम बहुत सारे लोग साड़ी वगैरह तो बनाती है, Correct. ठीक है। तो उसी टाइम पे मैंने उसको एक सजेशन दिया कि सूरत में ना पॉलिएस्टर कपड़ा बहुत बनता है। पॉलिएस्टर में भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, जहाँ पे 60-40 पॉलिएस्टर, थोड़ा कॉटन, Correct. थोड़ा पॉलिएस्टर। Correct. मैंने उनको बोला कि देखो फ्यूचर में ऐसा है कि कपड़ा, विमेंस कपड़े तो बहुत बनाते हैं बट आप जेंट्स के शर्ट बनाना शुरू करो। तो उन्होंने जेंट्स शर्ट्स बनाने शुरू किए, मेंस के कपड़े बनाने शुरू Correct. किए। वो ब्रांड 2 लाख रुपए का बिजनेस कर रही थी, आज वो ब्रांड सिर्फ 3 ही साल के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है महीने का। ग्रेट। राइट। अब ये डाइवर्स पोर्टफोलियो है कि सूरत में जेंट्स कपड़े बनना आइडियली पहले होता नहीं था ये काम, Correct, बट अगले correct. पिछले 5 साल में ये डाइवर्स हुआ है और हो रहा है। और Great. धीरे धीरे सूरत की इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज फोकस थी, जो वुमेन्स फोकस थी, वो चेंज होके अभी मेंस फोकस, राइट, मेंस के प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे, बॉक्सर्स है, शॉर्ट्स है, राइट, इन सब चीज़ों में वो चेंज होना शुरू होगा। डेफिनेटली हम आगे इसमें थोड़ा डिप डाइव करेंगे कि एग्जैक्टली जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो उसके पहले जैसे आपने बोला कि आप यू स्टार्टेड विद द न्यूज़पेपर, देन यू मूव ऑन द टीवीज, देन यू मूव ऑन द मार्केट प्लेसेस। तो डेफिनेटली आप जब ये जर्नी स्टार्ट की होगी वहाँ पे आई एम श्योर देयर आर सम रोड ब्लॉकर्स, भाई ये, क्योंकि आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो वो आपको पता नहीं कैसे करना है, राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड उसको आप एक कुछ करके करके पार करते हो। तो ऐसे कुछ रोड ब्लॉक हमें बताइए कि भाई डाउन द लाइन ऐसा कुछ हुआ था कि जहां पे मैंने ये किया उससे मैं आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच पाया। ये जर्नी की शुरुआत में ऐसा हुआ था, जब 2012 में मैंने अपना मास्टर पास आउट किया तो सबसे पहले सोचा कि क्या करें। तो पहले तो था कि आईटी किया था, करेक्ट, तो अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाना शुरू किया, जैसे मार्केट में बाकी सारी कंपनीज थी उसी तरीके से, और हमारे कॉमन मित्र है जिनके थ्रू हमने मार्केट प्लेस बनाया। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक 21 साल का लड़का मार्केट में जाके एक 25 साल या 50 साल पुरानी पीढ़ी को जाके बोल रहा है कि आप अपना सामान ऑनलाइन बेचिए। जब तो पहले की ऑनलाइन नाम की चीज सुन के लोग बोलते थे कि भाई ऑनलाइन जैसा कुछ होता नहीं है, हम तो सिर्फ बल्क में माल बेचते हैं, कुछ रिटर्न लेते नहीं है। और ऑनलाइन की दुनिया का ऐसा है कि जो भी माल बिका है, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट देख के, प्रोडक्ट का फोटो देख के, आपका डिस्क्रिप्शन देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट लिया। और ऑफलाइन में क्या होता है कि जब बिजनेस होता है तो वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को पहले हाथ से टच करते हैं, एक बार हाथ से टच करने के बाद फील करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज आती थी सूरत के उन व्यापारियों को मनाना जिनका ऑफलाइन बिजनेस है, सालों से ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये समझाना कि ऑनलाइन बिजनेस में जा सकते हैं, कर सकते हैं और बना सकते हैं। करेक्ट, राइट। तो हम लोगों ने लगभग 20-22 ब्रांड्स को ये मना लिया कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन बेचेंगे, आप हमें अपने डिजिटल राइट्स दीजिए, आपके फोटोज और आप जो फोटो शूट कर रहे हैं वो हमके राइट्स आप हमें दीजिए, हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, होम शॉप पे, नापतोल पे, राइट, इन सभी वेबसाइट पे हम बेचेंगे। तो पहले तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफलाइन था, एक बार सामान लेके गए फिर वो वापस कभी आता नहीं था और डिजिटल राइट जैसा कुछ होता नहीं था। तो उनको ये समझाना कि डिजिटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ यूज करना, वो हमारे लिए बड़ी चैलेंज थी। और इसी तरह हमने हमारा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और लगभग 5-1 साल तक ये ऑनलाइन बिजनेस हमने चलाया। तो वहां पे आप, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे चैनल थे, राइट, देन व्हाई यू कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को इस पे काम करना है, इसको मेरे साथ जोड़ सकता है और मेरा ग्रोथ हो सकता है। सो वो जो अभी लेट्स से आप अभी की बात करें, डाउन द लाइन नहीं जा रहे हैं, अभी की बात करें कि इंडिया में बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं, तो आप कैसे चूज करते हो कि इसी मार्केट प्लेस के साथ काम करना है कि जहां पे मैं ग्रोथ ला सकता हूँ? ओके, यदि अभी की बात करो अल्पेश भाई, तो जो आपने बताया ना, इंडिया में बहुत सारे मार्केट प्लेस है। आइडियली वर्ड थोड़ा सा स्टेंजेंट है, इंडिया में अभी बहुत कम मार्केट प्लेस है। ओके,
जैसे इंडिया में बात करो तो पहले के दिनों में जब 2012-13 की बात करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, स्नैपडील, शॉप क्लोज, मीरो, इंडिया रश, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट थे, करेक्ट। राइट, क्राफ्ट्सविला, राइट, ये सब मार्केट प्लेस हुआ करते थे। आज के दिन में सिर्फ कुछ 5-6 ही गिने चुने बचे हुए हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, राइट, यही, और मीशो, यही मार्केट प्लेस आज के दिन में बचे हुए हैं। पहले जो थे उसका और इसके मामले में भी काफी सारा चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो कस्टमर था ना वो इतना टेक सेवी नहीं था, राइट। बहुत सारे मार्केट प्लेस आए, उन्होंने काफी सारा ग्रो किया, राइट, अर्ली डेज में ही वो उतना एडप्ट नहीं कर पाए या मार्केट उसको इतना एडप्ट नहीं कर पाया तो चले गए। करेक्ट। सो अभी मार्केट प्लेस चूज करने का हमारा बहुत वाइज तरीका होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे कपड़ा कैटेगरी है, राइट, तो कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, राइट, शूज, फुटवेयर, ये बैग्स, ये सारी चीजें है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, इन पे बिकता है। करेक्ट। इन पे बिकने के पीछे के भी 2-3 रीजंस है, राइट। वो ऐसे है कि समझो आप अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो, तो लॉजिस्टिक टूवर्ड्स कस्टमर, कितने दिन में वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है, करेक्ट, वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है, राइट। सो टायर 1 सिटीज हो गए, टायर 2 सिटीज हो गए, कोविड के बाद टायर 2 and 3 सिटीज में भी काफी कस्टमर्स बढ़े। तो इन सभी कंपनी ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को काफी ग्रो किया, और जो छोटे मार्केट प्लेस थे, पुराने मार्केट प्लेस थे, उन्होंने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक नेटवर्क पे अपना ध्यान दिया, तो उसकी वजह से डिलीवरीज कस्टमर को कम लेट मिलने लगी, और जहां पे कस्टमर को डिलीवरी 72 आवर्स में मिल सके, ये हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि उस मार्केट प्लेस के साथ हम काम करेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा, जहां पे कस्टमर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी हो, जहां पे कस्टमर रिफंड्स के लिए अप्लाई कर सके, रिटर्न्स के लिए अप्लाई कर सके, हम उन्हीं मार्केट प्लेस के साथ काम करते हैं। ओके। तीसरा कि जो मार्केट प्लेसेस के अंदर नए प्रोडक्ट्स को एडेप्ट करने की या छोटे व्यापारी के प्रोडक्ट्स को एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी हो और उनको ग्रो करने की कैपेबिलिटी हो, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग करते हैं। ग्रेट। चौथा, ये करने की वजह से, ये करने के लिए हर एक मार्केट प्लेस को एक ओपन प्लेटफॉर्म देना पड़ता है एडवर्टाइजिंग के लिए, और ये सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स इन्हीं मार्केट प्लेस के पास अवेलेबल है। ग्रेट। बाकी मार्केट प्लेस के पास ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ग्रो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो आप 360 डिग्री उसका एवोल्यूशन करते हो कि भाई मैं प्रोडक्ट भी अपलोड करूंगा, उसकी इजीनेस कितनी है, उसकी डिलीवरी कितने फास्ट हो सकती है, उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, प्लस वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां से आप ऐड भी रन कर पाओ, उसका एनालिसिस भी कर पाओ, कि आपको पता चले कि आप ग्रो कर रहे हो, कि उसमें क्या चेंज करना है। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। अभी हम थोड़ा वापस जाते कि आपने एक डिजिटल केंद्र की बात की थी। सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल उसमें आप थोड़ा और डिटेल में बताएं कि एग्जैक्टली डिजिटल केंद्र कैसे चलता है, उसमें कैसे, किस टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने जब 2016 में अमेजोन के साथ पहली बार पार्टनरशिप करी, तो हमारा मोटिव था कि, और गोल था कि हम लोग जो छोटे से छोटा व्यापारी होगा सूरत का, जो प्रोडक्ट बना रहा है, लोकल ब्रांड्स होंगे, उनको ग्लोबल लेके जाएंगे, उनको नेशनल लेके जाएंगे, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनाएंगे। तो हम उनके पास जाते थे, तो सबसे पहले ना सूरत मार्केट या कोई भी ऑफलाइन मार्केट होता है, उसमें ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ऑफिस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। यदि आपका ऑफिस नहीं है उस सिटी के अंदर, तो आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। Correct. लोगों को लगता है कि मैं इनके साथ आज तो मिल लूंगा, कल जाके यदि इनको मुझे मिलना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, राइट। तो हमने सबसे पहले इनका ऑफिस खोला, और पहले जो ये प्रोडक्ट, जो ये डिजिटल केंद्र है, उसका नाम सेलर कैफे हुआ करता था। ओके। अब ये 2016 में जब हमने खोला था, तब सूरत मार्केट में और अहमदाबाद मार्केट में कैफे कल्चर भी डेवलप हो रहा था, राइट। इसलिए हमने इसका नाम है ना सेलर कैफे रख दिया, कि आप आओ, एक कॉफी पियो, और साथ में आप प्रॉब्लम्स लेके आओ, और एक कॉफी पियो और हमारे पास से सॉल्यूशन लेके जाओ। करेक्ट। अब इसमें सॉल्यूशन हम क्या देते थे कि अभी आपको अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली ऑनलाइन अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, इन सबके माध्यम से बेचना है, तो हम आपको हेल्प करेंगे एंड टू एंड। करेक्ट। जहाँ पे आपको रजिस्टर भी कर देंगे, प्रोडक्ट भी अपलोड कर देंगे, मार्केट भी करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने तक मेंटरशिप देंगे, और मेंटरशिप देके आप अपना बिजनेस चलाते रहो। ग्रेट। और इसी के जरिए हमने इसी सेलर कैफे को बाद में सिर्फ अमेजोन के साथ काम करते करते, पहले हम अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, राइट, मिंत्रा के साथ थोड़ा बहुत काम करते थे, करेक्ट, राइट। तो उसको फिर हमने कन्वर्ट किया अमेजोन डिजिटल केंद्र में। तो अभी लेट्स से मैं एक ऑफलाइन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरा अच्छा बिजनेस है ऑफलाइन के अंदर,
अभी मुझे डिजिटल के अंदर ज्वाइन करके सीखना है कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेप क्या है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? ओके, अमेजोन डिजिटल केंद्र के साथ जुड़ के यदि अपने आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो सिर्फ एक पॉइंट करना है, आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जीएसटी, बैंक डिटेल्स, ये लेके आप वहाँ पे आइए करेक्ट। और आप अपना प्रॉब्लम्स बताएं कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को मैं डिजिटल करना चाहता हूँ, ये पहला सॉल्यूशन हम देते हैं। करेक्ट। दूसरा, मान लो कि आप छोटे दुकानदार हो और आप बोलते हो कि अभी मुझे क्यूआर से पेमेंट वगैरह रिसीव करना है, तो हम अमेजोन पे में भी आपकी हेल्प करते हैं। ओके। तीसरा, एक हमारे बहुत सारे ऐसे डांग आहवा यहाँ पे ट्राइब्स में बहुत सारे हैंडवर्क के चीजें बनती है, तो काफी सारे ट्राइब्स में से जो ये सहेली ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनकी प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाई है उनकी फोटोशूट भी हम करते हैं, उनको अमेजोन वगैरह पे अपलोड भी हम ही करते हैं और अपलोड करके उनको ग्रो भी हम ही करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप इंडिया के एंटरप्रेन्योर को आगे ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हो, प्लस एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हो कि जहां से पूरा इंडिया ग्रो होगा, एंड प्लस उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप ट्राइब में ये हेल्प कर रहे हो तो उसका अगर सेल होगा तो उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी। ऐसा बोल सकते हैं कि आप इकोसिस्टम को बहुत बड़ा करने में उसकी हेल्प कर रहे हो। यस यस, इसमें और भी 2-3 पायदान है जो हमने सर किए। सो काफ़ी बार है ना, हम मार्केट में जाते थे, या मेरे घर की बात करूँ तो मेरे घर पे मेरी मम्मी को पता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, बट उसको कुछ मंगाना है तो मेरे को बताती कि ये मंगा के दो। मेरी वाइफ को कुछ चाहिए होता है तो मेरे को बोलती है कि ये मेरे को मंगा के दो। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि जिनकी एज 32 से 65 है वो लोग ऑनलाइन खरीदते नहीं है, उनको पता है कि ऑनलाइन है, सस्ता मिलता है, बट उनका ट्रस्ट जो है ना, उनकी जो नजदीक की दुकान होती है ना, उन्हीं पे होता है। करेक्ट। तो 2021 के अंदर हम लोगों ने अमेजोन के साथ अमेजोन का एक प्रोग्राम था, अमेजोन ईजी करके, ओके। जहां पे हमने ऑफलाइन में 10,000 से ज्यादा स्टोर्स बनाए। ये स्टोर्स क्या थे? बिजनेस टू असिस्टेंट, मतलब B2A। ज्यादातर आपने B2B मॉडल सुना होगा, B2C मॉडल सुना होगा, ये B2A था। मतलब वहां पे वो दुकान के बाहर अमेजोन ईजी का बोर्ड लगा होता था, साथ में ईजी सेल का बोर्ड लगा होता था, और कस्टमर वहां पे आता था कि अमेजोन पे मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। वो दुकानदार जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं कस्टमर, वो उनको हेल्प करता था ऑर्डर प्लेस करने में। जैसे ऑर्डर प्लेस हो जाता था, वो अमेजोन के पास जाता था, अमेजोन डायरेक्टली डिलीवर करता था और कैश ऑन डिलीवरी पे ले लेता था। तो यहाँ पे दो चीजें सॉल्व हो गई। पहला ऐसा था कि एक दुकानदार का जो दुकान था ना, वो सुपरमार्ट बन गया। कैसे? उनके पास 6 करोड़ प्रोडक्ट सेल करने का एक्सेस आ गया। करेक्ट। राइट, प्राइस में वो बाकी लोगों के कंपेयर में काफी कॉम्पिटिटिव हो गया। करेक्ट। कस्टमर को जो ट्रस्ट का इशू था, कि या फिर जो उसको डर था डिजिटल फर्स्ट होने का, राइट, तो वो उनका सॉल्व हो गया। करेक्ट। और काफी सारी जगह पे कुछ कस्टमर्स तो हमारे साथ 72 इयर्स के दादाजी थे, जिन्होंने मोबाइल्स हमारे से मंगाया। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो लगता था कि ऑनलाइन पैसे देने के बाद कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। तो उनके काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए। दुकानदार का फायदा ये हुआ कि उनके वहां पे वॉक-इन्स बढ़ गए, और अमेजोन का फायदा ये हुआ कि अमेजोन के पास नए कस्टमर्स आए। ऐसे हमने पूरे इंडिया में 14,000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स ओपन किए। राइट, और इसकी भी एक अपनी जर्नी है। मैं कभी जब बाद में बात करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्या जर्नी है, कैसे हमने ये 14,000 स्टोर्स के साथ पहुंचे, कैसे उनके पास गए, उन्होंने कैसे बिजनेस किया हमारे साथ। राइट, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे बंद हुई, वो सारी चीजें मैं आपको कभी एक बार बैठेंगे तो बताऊंगा। डेफिनेटली। ग्रेट संदीप भाई, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन में दे दी। आपने एक रूलर को एम्पावरमेंट किया, सेकंड सेलर काफे भी आपने ओपन किया, एंड थर्ड आप जो ई कॉमर्स है उसको डिजिटलाइजेशन करने का स्टार्ट किया। राइट, तो हम 1 बाय 1 जाएंगे उसमें। तो पहला आपका जो ब्रांच सेंट्रल था, राइट, उसको आपने एक एज जितने भी लोग हैं उनको लेके आगे बढ़े और उसको डिजिटलाइजेशन करना स्टार्ट किया। तो उसके अंदर जैसे कि अब 2023 में वो फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम में फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, तो कैसे फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम में फास्ट ग्रोइंग कंपनी बनी 2023 में? ओके, सो 2012 से जब हमने ई कॉमर्स किया, 2016 में हमने अमेजोन के साथ पार्टनरशिप किया और हम काफ़ी सारे सेलर्स को ऑनबोर्ड लेके गए। बट 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 का टाइम था, हम लोग काफ़ी सारे हमने लगभग 100 सेलर को हमारे ऑफिस बुलाया था मिलने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए कि उनके अभी भी पेन पॉइंट्स क्या है। क्योंकि हम 4 साल हो गए थे, 4 साल से हम उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करते जा रहे थे, उनको ट्रेनिंग देते जा रहे थे,
और उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा था, करेक्ट। बट फिर भी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो कुछ चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई करने के लिए 100 लोगों का एक ग्रुप था, उनको हमने बुलाया हमारे ऑफिस पे, हम लोग बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे। तो 6 साल पहले जब 2016 में मैंने वो शुरू किया था, तब मेरे पास प्रॉब्लम थे मार्केट के कि सर हमें ऑनलाइन ये करना नहीं आता है, हमारे पास एक स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ हम हायर करते हैं वो कभी चला जाता है तो वो ये मैनेज कौन करता है, इनका पेमेंट जो होता है वो कैसे होता है, रोज ऐसे क्या क्या चीजें हैं, रोज के टाइम पे हमारा बिजनेस तो ऑनलाइन हो गया है, बट रोज ऐसी क्या की चीजें हैं कि जो हम देखे। ऑनलाइन की दुनिया में जब सेल आती है तो हमें पहले से फोरकास्टिंग चाहिए होती है कि प्रोडक्ट मैनेज करते टाइम पे, मतलब प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो कपड़े में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो 40-50 दिन पहले बनाना पड़ता है, तो हमें फोरकास्टिंग नहीं पता चलती है, राइट। और हम जब एक्सट्रीम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें पता नहीं कि इसको ग्रो करने के लिए मार्केट कैसे कर सकते हैं। ऐसे कुछ 25 से 30 पॉइंट हमारे पास आए कि ये चीजें हमें प्रॉब्लम्स है। सडनली उसी टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैं ई कॉमर्स करता था 2012 में और आज 2023 है, दोनों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम तो सेम ही है। जब 2012 में मैं करता था ई कॉमर्स तभी भी यही प्रॉब्लम थी लोगों को, करेक्ट, एंड मुझे भी सेम ही प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, राइट। और आज भी यही प्रॉब्लम्स है। तो उसी थॉट प्रोसेस को लेके मैंने ये बोला कि इंडिया में मान लो कि अमेजोन पूरे साल में कपड़े के बिजनेस में लगभग 9-10 हजार करोड़ का बिजनेस करता है, और 9-10 हजार करोड़ में यदि आप देखोगे ना तो मेजर बिजनेस तो ब्रांड ही कॉल अप करती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो छोटे ब्रांड्स है जो अभी अभी शुरू हुए हैं या 4-5 साल पुराने ब्रांड है ऑफलाइन में बड़े हैं, वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे। करेक्ट। और वही जानने के लिए 100 लोगों को बुलाया था, तो उनके पास से प्रॉब्लम्स मिले कि सर हायरिंग परफेक्ट नहीं हो रही है, हो रही है तो कॉस्टिंग कैसे करना वो पता नहीं है, पेमेंट कैसे आएगी वो पता नहीं है, मार्केटिंग कैसे। तो मैंने सोचा काम करते, इन सारे ही कंपनीज के साथ हम लोग उनके पार्टनर बन जाते हैं। करेक्ट। सो हम मॉडर्न ट्रेड है, ई कॉमर्स के मॉडर्न ट्रेड है। मॉडर्न ट्रेड का मतलब होता है ई कॉमर्स के डिमांड है, करेक्ट, राइट। हम उनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स का एंड टू एंड जर्नी जो होता है वो हम ही करते हैं और उनको बिजनेस ग्रो करते हैं। हमने ये जुलाई 2023 में शुरू किया था। जुलाई 2023 से लेके अप्रैल जो वो ईयर खत्म होता है मार्च 2024, उसी साल में हमने करीबन 30 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करी, उनके बिजनेस को अमेजोन के माध्यम से ग्रो करना शुरू किया, और वो ग्रो करते करते लगभग हम लोग 40 करोड़ तक पहुंच गए। ग्रेट। सो आपके आंसर से मेरे को 2 चीज समझ में आ रही है। एक, आपके जो सप्लायर है उससे रेगुलर बात कीजिए, उसके जो पेन पॉइंट है, उसके जो हडल्स है उसको सॉल्व कीजिए। सेकंड, जो कस्टमर है, राइट, उसको क्या चाहिए। बेसिकली आपने 100 लोगों से बात की, आपने 100 के साथ स्टार्ट नहीं किया, यू स्टार्टेड विद 40 पीपल। सो आई एम श्योर वहाँ पे कुछ एनालिसिस किया होगा कि ये प्रोडक्ट चलेगी, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी, राइट। तो आपको पता चला कि कस्टमर को क्या चाहिए। सो बेसिकली वी कैन से 2 थिंग्स। एक, आपके सप्लायर है उससे बात कीजिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सेकंड, जो मार्केट में डिमांड है उसको लेके जाइए, तो आप उसको ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आपने एक ही साल में 40 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, राइट। डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। सो उसके पहले लेट्स से कोई कंपनी जो ऑफलाइन कर रही है उसको ऑनलाइन स्टार्ट करना है आपके साथ एज अ पार्टनर, तो उसमें सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होती है कि उसमें ऐसा क्या होता है कि वो करने में बहुत टाइम लगता है या कर नहीं पाते, तो ऐसी चैलेंजेस क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? ओके, मान लो कि कोई एक ब्रांड है जो ग्रो होना चाहता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो सबसे पहला होता है कि मैंने ये मार्केट में नोट किया है कि मैं पूछता हूं उनको कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी टीम है। तो कोई बोलता है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए और फोटोशूट करने के लिए एक टीम है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जब अपलोड हो जाए उसके बाद मार्केटिंग करने के लिए एक छोटी सी टीम होती है। फिर वो मार्केट होने के बाद जब ऑर्डर आते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए एक टीम होती है, करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद एक पेमेंट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए एक टीम होती है। सो इन सभी चीजों में मैंने क्वेश्चन पूछा कि किसकी क्या सैलरी है। तो सरप्राइजिंगली सबसे लो सैलरी जो होती है वो होती है लिस्टिंग टीम की, करेक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट फोटोशूट करती है और अपलोड करती है। और ऑनलाइन की दुनिया में वही तो सबसे बड़ा गेम है, राइट। तो जो लो सैलरी है उनको उतना अपस्केल करना पड़ता है कि आप उसको इतना अपस्केल करिए कि वो प्रोडक्ट सही से यदि वो अपलोड करेंगे तो सही से ऑर्डर आएंगे, करेक्ट। जब प्रोडक्ट ही सबसे सही से अपलोड नहीं होगी तो होगा ही नहीं बिजनेस, करेक्ट, राइट। तो एक ये चैलेंजेस मैंने देखे कि लोगों के पास ये 4 टीम बहुत कम लोगों के पास थी पहले तो, और जिनके पास भी थी उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था। करेक्ट।
उन्होंने वो उनको सिखा नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या है। तो बिजनेस ओनर क्या है, अपना मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देता है, करेक्ट स्टॉक्स में ध्यान देता है, करेक्ट कौन सा नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना उसमें ध्यान देता है। उनके पास ये ऑनलाइन के जो हसल्ड है ना कि ये करेंगे तो कीवर्ड कहाँ से ढूंढना है, राइट, टाइटल कैसे बनाना है, ये सब चीजों सुनने की टाइम नहीं है। करेक्ट इसलिए उन्होंने वो किसको दे दिया, अपनी टीम को। करेक्ट और वो टीम को कैसे अपस्केल करना है उनकी नॉलेज ही नहीं है, राइट। तो ये पहला चैलेंज हमने देखा। जब ऐसे ब्रांड्स के पास हमने मिले तो हमने ब्रांड को बोला, काम करिए, यदि आपको ऐसे ग्रो करना है हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, राइट। तो काफी सारे ब्रांड्स हमारे साथ ओके हो गए। उनके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। पहला, क्या ये ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स को डिजिटल लेके जाने में एग्रेसिव है। डिजिटल लेके जाने के लिए जो उनके जो बैकग्राउंड में चीजें चाहिए, जैसे कि फोटोशूट, राइट, प्राइसिंग, करेक्ट, एवर टाइम स्टॉक, खुद की फैक्ट्री, राइट, और लोवेस्ट प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट। लोवेस्ट प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग का रेट हो उस रेट पे उनको आगे बढ़ने का, उस रेट पे बेचने का उनका मकसद होना चाहिए, कस्टमर तक पहुंचने का उनका मकसद होना चाहिए। यदि ये 4 पॉइंट एक ब्रांड में है तो हम उनको लेके जाते हैं। और एक 5वां पॉइंट होता है जो हम बहुत डीपली देखते हैं कि उनका ऑफलाइन भी पेनिट्रेशन है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम क्रिएट करवाते हैं, यदि है तो उनको हम ग्रो करते हैं। सो बेसिकली इसमें से मेरे को 2 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि पहला पॉइंट आपने बोला कि टीम। सो ऑनलाइन में सबसे बड़ा होता है कि मेरे को लिस्टिंग करना है। दैट्स अ गेम चेंजर इफ यू डूइंग राइट लिस्टिंग राइट वे, एंड उसके जितने भी पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नाउ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपका जो लिस्टिंग करने वाला बंदा है वो लो सैलरी पे बैठा हुआ है और वो एंट्री लेवल का बंदा है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसको पता ही नहीं एग्जैक्टली करना क्या है, वो तो सिर्फ जो आप बॉस बोलेंगे या उसका टीम लीड बोलेगा वही करेगा, राइट। तो एक हमारे में कहावत है कि और कहना कि आपके पूरी टीम में जो लोएस्ट बंदा है वही आपकी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी है। और वही आपकी टीम है वो पूरा रिजल्ट अचीव कर पाएगी। कि आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपके पास एक बंदा जो है जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है वो भी काम कर रहा है, राइट। तो जो लोएस्ट बंदा है वही आपको रिजल्ट ला के देगा। एंड दूसरा, जो ऑफलाइन आपने पेनिट्रेशन किया है उनको भी वो एक ईगरनेस होनी चाहिए, एक वो एम्बिशियस होना चाहिए कि नहीं मेरे को भी ऑनलाइन जाना है और उसको मुझे वो सक्सेसफुली रन करना है। अगर ये 2 चीज होगी तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प करके उसको आगे लेके जाओगे। जैसे कि अभी आपने आगे बताया कि 1 साल में आपने 40 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो उसमें कुछ न्यूएंस बताओगे कि उसमें वो 40 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए आपको कौन सी चीज आपको हेल्प की, और आपने ऐसी कौन सी प्रोसेसेस और सिस्टम इंप्लीमेंट की कि जो आपके 32 पार्टनर्स थे उसको भी आपने इंप्लीमेंट करवाया। क्योंकि 32 पार्टनर्स को मैनेज करना और वो ऑनलाइन ले जाना, दैट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, बिकॉज वहां पे 32 लोग सामने बैठे और आपके साइड पे भी आप एक हो और बाकी की टीम है, राइट। ये सब कोऑर्डिनेशन करना, लिस्टिंग करना, तो उसमें ऐसी कौन सी सिस्टम एंड प्रोसेसेस आपने इंप्लीमेंट की और वो आपको ये टर्नओवर और ये आपको सक्सेस करने में हेल्प किया। शुरू के दिनों में जब हमने ये ब्रांड सेंटर शुरू किया 32 पार्टनर्स के साथ, तो पहले हमने 8-10 पार्टनर्स के साथ ये डिस्कशन किया कि हम ऐसा आपका जो बिजनेस है हम उनको डिजिटल फर्स्ट लेके इसको ग्रो करेंगे, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके पास था कि हम आपको क्यों दे, राइट। सो जो भी ऑनलाइन के चैलेंजेस थे जो हमने नोट डाउन करे थे, मैंने उनको पूछा कि क्या आपके पास ऐसे चैलेंज है। पहला चैलेंज था कि आपके पास एक राइट टीम है कि जो आपकी प्रोडक्ट की फोटोशूट और लिस्टिंग अच्छे से कर सके। उन्होंने बोला यस और ना, या काफी सारों ने आंसर दिया 50-50। हमने बोला क्या आपके पास एक पूरी अकाउंटिंग की टीम है जो आपका रिकंसिलेशंस करके दे, तो काफी सारों ने बोला नहीं। 90% के पास नहीं था। हमने सबसे पूछा कि आपके रिटर्न्स कितने हैं और रिटर्न्स को आपने कम करने के लिए आपने क्या काम किया। तो सबके पास लगभग आंसर ना के बराबर था। उनके एक कॉमन को आंसर था कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिटर्न नहीं आता है। बट इंडिया में हर एक चीज का क्वालिटी अलग तरीके से अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। करेक्ट। तो उनके लिए उनके पास कुछ था नहीं डेटा देने के लिए। फिर हमने उनको पूछा कि आप अपना फोरकास्टिंग इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो, मतलब दिवाली का सेल अभी आ रहा है तो आप कब बनाना शुरू करते हो ताकि आप दिवाली के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाओ, राइट। तो 50% के पास आंसर नहीं था कि वो तो बोलते जैसे ऑर्डर आएंगे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने चैलेंज फेस किया। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको यदि हमें करना है
तो हमें भी इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। Correct. सो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 अलग अलग टीम का काम किया। पहला हमने एक लिस्टिंग टीम बनाया। सो जो प्रोडक्ट्स में सेलर्स हमें सिर्फ फोटोज देते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, कुछ सेलर्स होते हैं जो सूरत मार्केट में जो कपड़े का नाम होता है भागलपुरी सिल्क, करेक्ट, उसको वो यहाँ पे भागलपुरी सिल्क बोलते हैं, एक्चुअल में उसको आर्ट सिल्क भी बोला जाता है। तो ये ऑनलाइन का नुआंस है, करेक्ट, राइट। तो उनको आइडिया ही नहीं है, वो बोलते हैं गोटा पट्टी है, या मतलब नॉर्मली बोलते हैं पट्टी लगाया है। अब आइडियली उसको बोला जाता है गोटा पट्टी। तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स उनको जैसे आता है ना, उन्हीं माध्यम से उनको बोलते हैं कि आप हमें फोटो दीजिए, जैसा आपको समझ में आता है ऐसा आप हमें डिटेल दे दीजिए। करेक्ट। हमारी एक एक्सपर्ट की टीम है, 11 लोगों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करती है। उनका काम है अमेजोन पे उन सेलर्स की लिस्टिंग को बढ़ाना और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। ओके, बस इनके अलावा सुबह से शाम तक वो कोई काम नहीं करते। ओके, दूसरा कि हम हर दिन उन लिस्टिंग को ट्रैक करते हैं कि वो जो लिस्टिंग उन्होंने बनाया उसमें टाइटल कितना रखा है, टाइटल अमेजोन की गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं, वो 5 बुलेट पॉइंट या 10 बुलेट पॉइंट जो भी लिखे हैं, क्या वो बुलेट पॉइंट कस्टमर को रिवील कर रहे हैं कि मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिखना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, उसके बारे में हमने उनसे डिटेल किया कि किस तरीके का डिस्क्रिप्शन कस्टमर को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक फोटोज जो होते हैं उसके, काफी सारे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते हैं, उनके पास बहुत अच्छी फोटो होती है फिर भी वो छोटे साइज में अपलोड कर देते हैं। तो हमने काफी सारे अमेजोन के कस्टमर्स होते हैं फोटो देख के भी बाय करते हैं, तो उन फोटोज को परफेक्ट किया कि पहला फोटो ऐसा लगाया जाए कि कस्टमर उस पर क्लिक करे। करेक्ट। तो उसको हमने अपग्रेड किया। उन फोटोज के अंदर 7-8 फोटोज के पोज और होने चाहिए जो काफी सारे लोगों के पास नहीं था। करेक्ट। तो हमने एआई से उन फोटोज को जनरेट किया। उन फोटोज को जनरेट करके हमने उसको यूज किया। काफी सारे कस्टमर्स होते थे जिनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर उनके पास वीडियोस नहीं हुआ करते थे, तो हमने उनके वीडियोस बनाए और उनकी पूरी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया। अब ऑप्टिमाइजेशन का एक सबसे अच्छा पार्ट होता है कीवर्ड्स। तो हम कीवर्ड का भी रिसर्च करते हैं कि आज कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो यदि इस लिस्टिंग के अंदर टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में डाला जाए तो इनका जो लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली अमेजोन पे रैंक करेगा। तो हम वो भी ढूंढते हैं और उसको हर हफ्ते उसको अपग्रेड करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ कि पिछले हफ्ते तक ये 10 कीवर्ड थे, राइट, जो साड़ी में टॉप रैंक कर रहे थे, और उसी को हमने यूज किया और उसी को यूज करके हमने डिस्क्रिप्शन, टाइटल बनाया और वो प्रोडक्ट ग्रो हो रहा था। 15 दिन बाद वो कीवर्ड चलने बंद हो गए। ठीक है, तो हम लोग वो चेंज करते हैं और जो नए कीवर्ड्स आए उसी में डालते हैं, जिससे हम क्या देखते हैं कि ये कीवर्ड डालने के बाद इस लिस्टिंग पे कितने व्यूज आए, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, उस क्लिक में से कितना कन्वर्जेशन आया, ये हम एंड टू एंड देखते हैं। इसलिए हमने पूरी एक लिस्टिंग टीम बनाई है। जो लिस्टिंग टीम के 2 काम है। पहला कि जो टॉप 200 प्रोडक्ट्स है जो एक सप्लायर के है वो कैसे बिक रहे हैं वो, और जो नए प्रोडक्ट्स लेके आए, नए 200 है, उसको वो कैसे ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो इसको हम एंड टू एंड देखते हैं और उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। हमने हमारे भाषा में एक नाम दे दिया है, कस्टमर को जो समझ में आए कि हम उनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर चेक करते हैं और स्कोर को चेक करते करते हर हफ्ते उस स्कोर को बढ़ाते हैं। करेक्ट, राइट। यदि उस स्कोर में कोई एरर आती है या कहीं पे वो रुक जाता है तो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो पहले हमने ब्रांड सेंट्रल के अंदर एक लिस्टिंग टीम बनाया। इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे जो सप्लायर्स है या फिर जो हमारे पार्टनर्स है, वो जो सारे पार्टनर्स है ना, उनका एक टीम हट गया, उनको लिस्टिंग नाम की कोई टीम ही नहीं रखनी अपने यहाँ पे, और उनको नॉलेज ही नहीं देनी। तो हमने पूरा लिस्टिंग टीम हमारे यहाँ डेवलप कर लिया। ठीक है, अब लिस्टिंग होने के बाद डे टू डे ऑपरेशन आते हैं कि ऑर्डर प्रोसेस करना, राइट, टाइम पे शिपमेंट क्रिएट करना। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे ब्रांड मैनेजर्स की टीम है। ब्रांड मैनेजर्स 2 प्रकार के काम करते हैं। एक, डे टू डे ऑपरेशंस में जो सेलर को चैलेंजेस आ रही है ऑर्डर प्रोसेस करने वगैरह में, वो उनसे डिस्कशन करते हैं। दूसरा, उनको इनसाइट देते हैं कि आज के दिन में मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रही है। जैसे कि अमेजोन पे टॉप 200 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, 300 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो मूवर्स एंड शेकर्स में सबसे आगे है, मतलब अभी अभी लॉन्च हुआ और जल्दी से ऊपर आ गया है। तो हम उनको ट्रेंड देते हैं। इवन हम बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेंड होते हैं, ICH का ट्रेंड होता है वगैरह, हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे कौन सा कलर चलेगा, कौन सा फैब्रिक चलेगा। मार्केट में जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो क्या पहन रहे हैं, बड़े बड़े फैशन शो के अंदर क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, वो डेटा हम हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। उनको इनसाइट देते हैं कि यदि इस कलर के ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेके आते हो तो ये फ्यूचर का ट्रेंड है, राइट। तो ये ब्रांड मैनेजर्स ये काम करते हैं। ब्रांड मैनेजर्स उनके बाद देखते हैं कि उनके डे टू डे में क्या चीजों में
प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि उनके ऑर्डर्स रोज प्रोसेस हुए तो उनके इनवॉइस बने कि नहीं बने, उनको रेगुलर पेमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये हो गए डे टू डे ऑपरेशन वर्क। करेक्ट। अब जो ब्रांड मैनेजर का सबसे बड़ा काम आता है, जिससे ब्रांड हमारे से जुड़ती रहती है और ब्रांड हमसे खुश रहती है, वो है उनका ग्रोथ। ग्रोथ में हम उनके साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि देखो सर, ये 10 प्रोडक्ट है ना, सबसे अच्छे चल रहे हैं, करेक्ट। ये हम थोड़ा और प्रमोट करते हैं, इसका मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजी निकालते हैं, करेक्ट। और उनके बीड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, उनके मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हैं। मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने के बाद उनका पोस्टिंग करवाते हैं, देखते हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटर इस कौन से कीवर्ड पे क्या बिडिंग करता है, और वो बिडिंग करके उनको आगे लेके जाते हैं। सो ब्रांड मैनेजर्स की टीम ये सब डेटा को एनालाइज करती है और कस्टमर के साथ बात करती है, और रोजाना उनको एक समरी भेज देती है कि सर आज आपके दुकान के ऊपर, मतलब ऑनलाइन का जो उनका स्टोर है उसके ऊपर इतने इंप्रेशन आए, इतने लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा, इतने लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, उनमें से इतनों ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, उनमें से इतनों ने बाय किया। करेक्ट। ये हो गया ट्रांजेक्शनल बात। करेक्ट। अब हम देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मैट्रिक्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स में होता है कि कितने रिव्यूज आए, उसमें कितने पॉजिटिव रिव्यूज है, कितने नेगेटिव रिव्यूज है, जो नेगेटिव रिव्यूज आए उनका क्या समरी है, उसमें उन्होंने उनका हमारे जो कस्टमर्स है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स बाय आउट किए हैं, उन कस्टमर्स को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है। करेक्ट। और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बैकवर्ड में मैन्युफैक्चरिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट, उसको सॉल्व करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। करेक्ट। अब जो रिव्यू नेगेटिव है, साथ साथ में हम देखते हैं कि रिटर्न्स क्या है। तो एक हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन में रिव्यूज, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का दूसरा पार्ट आता है रिटर्न्स। करेक्ट। अब हम रिटर्न्स देखते हैं कि लोग यदि रिटर्न्स करते हैं ना, तो कपड़े में बहुत सारे रिटर्न्स के रीजंस होते हैं। कभी बोलते हैं साइज टू स्मॉल है, कभी बोलते हैं साइज टू लार्ज है, कभी बोलते हैं कि वेबसाइट पे जो फोटोज है वैसा प्रोडक्ट नहीं है, करेक्ट, कभी बोलते हैं क्वालिटी वैसा नहीं है, राइट। तो कस्टमर्स के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं एक प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए, राइट। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, हमने एक ही प्रोडक्ट के 100 यूनिट बेचे, करेक्ट, और 100 यूनिट में से 10 यूनिट रिटर्न आए। 10 में से 4 है जो बोलते हैं टू स्मॉल है, 2 है जो बोलते हैं टू लार्ज है, ठीक है। तो हमें पता चला कि ज्यादातर लोग ये इसलिए भेज रहे हैं रिटर्न्स कि वो टू स्मॉल है। तो हम हमारे साइज चार्ट को वापस चेक करते हैं कि ओके, ये साइज चार्ट में कस्टमर को यहाँ पे इश्यू आ रहा है, करेक्ट, लेट्स रीडिफाइन दिस साइज चार्ट, और जो भी अभी करंट प्रोडक्शन से जो नया प्रोडक्शन हो रहा है उसको सही करके देते हैं, करेक्ट, ताकि हमारा रिटर्न रिड्यूस हो। ऐसा करते करते हमने हमारे ब्रांड्स का रिटर्न्स 10 से 12% तक लेके आ गए, राइट। तो 10-12% ई कॉमर्स की दुनिया में काफी लो होता है, करेक्ट। तो हमने काफी अच्छा रिटर्न्स रेट भी हमने उनका कम किया। ग्रेट। तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं। ब्रांड मैनेजर्स की टीम के बाद आती है एडवर्टाइजिंग की टीम, जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली एडवर्टाइजिंग पे ही फोकस करती है। सो हमने हमारे यहाँ पे एक AI एडवर्टाइजिंग टूल डेवलप किया है, जिसमें कुछ हमने 9 से 10 हजार अलग अलग तरीके के रूल सेट बनाए। उनमें से हम 700-800 रूल सेट को यूज करते हैं। हर घंटे हम लोग डे पार्टिंग करते हैं, डे पार्टिंग और हवर पार्टिंग करते हैं। ओके। अब इसको समझाता हूँ होता क्या हवर पार्टिंग और डे पार्टिंग। प्रैक्टिकली ऐसा है कि हम हर घंटे बैठ के ये देखते हैं कि इस कस्टमर के जो प्रोडक्ट्स हमने, इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हमने मार्केटिंग किया है, उस मार्केटिंग के अंदर उस घंटे में कितने व्यूज आ रहे, कितने इंप्रेशन आ रहे, करेक्ट, कितने ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रहे, कितने पेड क्लिक्स आ रहे, उसमें से कितने लोग खरीद रहे, कौन से कीवर्ड पे हम विन कर रहे वो बीड, और कौन से कीवर्ड पे हम विन नहीं कर रहे। करेक्ट। यदि हम विन करते हैं और हमें लगता है कि मेरा कॉम्पिटिटर, हमने 2 रुपए बीड किया है कि साड़ी नाम का जो कीवर्ड है वो हमने 2 रुपए पे बीड किया, और हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को दिख भी रहा है, करेक्ट, और लोग उस पर क्लिक भी कर रहे हैं, बट मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने 1 रुपए 50 पैसे किया है, तो हम लोग 50 पैसे ज्यादा दे रहे हैं, राइट। यदि मैं 1 रुपए 60 पैसा भी कर लेता, 1 रुपए 51 पैसा भी कर लेता, तो मैं विन हो जाता। करेक्ट। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने थोड़ा रूलिंग किया है, और वो रूलिंग बैकवर्ड में चेक करता है कि हमने जो 1 रुपए 50 पैसे कर देते हैं तो भी ये कीवर्ड पे तो हम 50 पैसे वहां पे बचाते हैं। करेक्ट। अब ये 50 पैसा वैसे लगता है बहुत छोटा, बट जब दिन की 10 लाख क्लिक हो तो 50 पैसा 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। ऐसे हम एडवर्टाइजिंग टीम हमारी काम करती है। एडवर्टाइजिंग टीम जो अलग अलग वेबसाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कहीं पे बैनर्स होता है, कहीं पे डिस्प्ले होता है, कहीं पे वीडियो एडवर्टाइजिंग होती है,
राइट, ये सब चीजें वो 1 बाय 1 देखती है, छोटी से छोटी चीज को देखती है, करेक्ट। और जहाँ पे सबसे सस्ते और सही दाम में वो प्रोडक्ट मिल रहा हो, राइट। जैसे बैनर कोई होता है तो उसका कॉस्ट होता है कि भाई 2 लाख रुपए लगेंगे, Correct, 3 लाख रुपए correct. लगेंगे। तो हम देखते हैं कि लीन सीजन कौन सा है, पीक सीजन कौन सा है, कब हमारे कॉम्पिटिटर बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उस बैनर के लिए, तो हम लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉस्ट में वो लेके आते हैं। हमारा मोटिव होता है कि टोटल धंधे के 5% को एड में डाल के मैक्सिमम ROI लेके आना। ग्रेट। ठीक है, हम 5% से ज्यादा एडवर्टाइजिंग में अभी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे ब्रांड्स हैं जिनको हम ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट। जब एक बार इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, इन्हीं ब्रांड को 5% से और बड़ा बनाने के लिए हम आगे मार्केटिंग के अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके उसको लेके जाएंगे। ग्रेट। ये हमारा मेन गोल है। सो मार्केटिंग टीम है, इसके बाद आता है फाइनेंस टीम, राइट। तो फाइनेंस टीम में भी ऐसा है कि अमेजोन के साथ दिन के 1000 ऑर्डर गए, करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली हमारा एक सिस्टम है जो रोज के बिलिंग बना देता है। अब यही हमारा सबसे बड़ा ब्यूटी है, वो भी बताते हैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, वो बताता है। दुकानदार होता है, उनको अमेजोन पे जब वो बेचते हैं 1000 रुपए में, तो अमेजोन 15 रुपए कमीशन लेता है, 5 रुपए लॉजिस्टिक का चार्ज लगाता है, 5 रुपए कुछ और चार्ज लगाता है। ऐसा कर करके उनके पास कुछ 25-30 रुपए आते हैं, ठीक है, खर्चे के, और 75 रुपए उसके बैंक में आते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करना ऑफलाइन के एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, एक बिल बनाया, 100 रुपए का बिल बनाया, 100 रुपए पेमेंट आएगा, उसमें कुछ ऐसे कटेगा, उसमें से ये माइनस होगा, इसमें कुछ पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जब ऑनलाइन वो बेचना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी दुविधा है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वेबसाइट, कौन सा मार्केट प्लेस कितना पैसा काटता है, कब काटता है और क्यों काटता है। करेक्ट। तो हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपए है, आपको 30 रुपए कमी मतलब प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट। आप हमें 130 रुपए दे दीजिए, उसके ऊपर मार्केट प्लेस के रोज के डायनेमिक्स हम चेंज करेंगे। करेक्ट। यदि रिटर्न बढ़ेगा तो MRP हम ASP जो है मार्केट में जो बिक रहा है जिस प्राइस पे, हम थोड़ा प्लस कर लेंगे। करेक्ट। उसका मार्केटिंग का खर्चा भी हम ही करेंगे, एडवर्टाइजिंग भी हम ही करेंगे, रिव्यू भी हम ही करेंगे, रेटिंग भी हम ही कराएंगे, राइट। कस्टमर के साथ जो उसका जो पेनल्टीज है जो मार्केट प्लेस के, वो भी हम ही चेक करेंगे और उनको ग्रो करेंगे। करेक्ट। अब इससे फायदा क्या हुआ कि उनको शांति हो गई कि मेरा आज 100 यूनिट गया है और 130 रुपए मेरा रेट है, तो 13,000 रुपए मेरे बैंक में आ जाएंगे। और हमारे एक 5वीं टीम है, सो अकाउंट टीम्स के बाद आती है लॉजिस्टिक टीम, वो सबसे बड़ा काम करती है। सो यहाँ पे 2 लॉजिस्टिक टीम में 2 अलग अलग टीम मेंबर्स है। एक होते हैं फोरकास्टिंग वाला टीम। सो इन्वेंट्री प्लानिंग करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। जैसे अभी आज के दिन में मैं कोई ब्रांड्स होती है ना, तो दिवाली के पहले 10 दिन 15 दिन पहले उनको लगता है कि चलो अब धंधा बढ़ना शुरू हुआ, तो हम लोग अभी अपना बिजनेस बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन चालू करते हैं। बट कपड़े के केस में क्या होता है कि वो लगभग 45 दिन का लाइफ साइकिल है अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में, ठीक है, राइट। तो अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग उनको पहले एडवांस में बोल देते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए इतनी इन्वेंट्री दिवाली के पहले इतने दिन पहले तैयार करके रखिए। ओके। तो एक फोरकास्टिंग बना लेते हैं। करेक्ट। फोरकास्टिंग बनाने के बाद हम लोग उनको एक परचेस ऑर्डर रेज करते हैं कि आप एक काम करिए, 50,000 पीस जो है आपने प्रोडक्शन कर लिया है, तो अभी आप हमारे वेयर हाउसेस में रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे वेयर हाउसिंग प्लान करते हैं उनका। ओके। उनका पूरा का पूरा स्टॉक जो होता है वो हमारे यहाँ पे इन्वर्ट कराते हैं। सो एक हो गया फोरकास्टिंग। उसी फोरकास्टिंग के हिसाब से उनका प्रोडक्शन ट्रैक करना कि उनका जो धंधा आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, राइट। और उसके बेस पे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं, रॉ मटेरियल सोर्स किया कि नहीं, अभी उनके यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उन्होंने बोला था उसके पर डे निकल रहा है कि नहीं, यदि निकल रहा है तो उसके बाद उनका वो स्टॉक इन्वर्ट कराने का हम काम करते हैं। ग्रेट। एक बार हमारे वेयर हाउस में इन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम इंडिया में हमारे अलग अलग 112 वेयर हाउसेस है, उनके अंदर ये माल्स को स्टॉक करते हैं। क्यों? ताकि जब कस्टमर ऑर्डर करे उसको 2nd डे या 3rd डे में इनवर्ट मिल जाए, मतलब कस्टमर को जल्दी फास्टेस्ट डिलीवरी मिले। और जितना फास्टेस्ट डिलीवरी मिलेगा उतना ही हमारा रिटर्न्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, रिटर्न्स कम होगा, और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी फास्ट होने से हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। ग्रेट। तो लॉजिस्टिक का टीम होता है। अब इनके पार्ट में ये भी आता है कि सूरत के वेयर हाउस में आया, यहाँ से पूरे इंडिया के अलग अलग वेयर हाउस में भेजना, वहाँ पे ट्रक्स के अरेंजमेंट करना, ट्रक्स को अपॉइंटमेंट देके वहाँ पे भेजना, वहाँ पे इनवर्ट करवाना, इनवर्ट करके स्टॉक इन करवाना, स्टॉक इन करके उसको अलग अलग लोकेशन पे मूवमेंट करना। ये सारा जो काम होता है 5वीं टीम है लॉजिस्टिक की, वो देखती है। सो बेसिकली आपके आंसर से मेरे को पता चल रहा है कि 5 टीम होनी चाहिए।
पहली जो टीम है दैट्स लाइक लिस्टिंग टीम, सेकंड एक ब्रांड मैनेजर टीम होगी जो ब्रांड को मैनेज करेगी, थर्ड जो एडवर्टाइजमेंट टीम होगी, फोर्थ फाइनेंशियल टीम, एंड जो फिफ्थ है वो आपका जो वेयर हाउसिंग एंड जो फोरकास्टिंग है वो मैनेज करेगी। अगर आपके पास 5 टीम है, ये जो आपने डिटेल में आंसर दिया हुआ है कि हर एक टीम क्या क्या करेगी, देन यू कैन से आपको जो सक्सेस मिलेगी ई कॉमर्स में वो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। राइट। डेफिनेटली सक्सेस आपके प्रोडक्ट कितने क्वालिटी के है, ये लोग कितने डिटेल में काम कर रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। बट ये करने के लिए कोई 5 लोगों की टीम चाहिए होगी करने के लिए। 5 टीम चाहिए और इन सभी टीम को एक साथ चलाने के लिए एक छठा टीम होता है, वो होता है बिजनेस एनालिसिस टीम। करेक्ट। ये पूरा का पूरा जो उन्होंने पहले, जब ब्रांड्स हमारे साथ आते हैं तो हम साल का एक प्लान बनाते हैं कि ये ब्रांड इस साल में इतने % से ग्रो होगा। हम मिनिमम हर महीने 2% से लेके 10% का ग्रोथ हर एक ब्रांड में पकड़ते हैं। मतलब सालाना या तो कोई ब्रांड 100% से बढ़ेगा, राइट, जो पिछले साल 1 करोड़ पे क्लोज हुआ था, इस साल 2 करोड़ पे क्लोज होगा, और एवरेज हम 25% ग्रोथ, मतलब कि डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग ब्रांड वाइज प्लान करते हैं। Great. और वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बिजनेस टीम होती है जिनका काम है कि जो स्ट्रेटेजी बनाए हैं, ब्रांड इस साल जो आया था और जब एग्जिट हो रहा है इस साल में से, राइट, तो ये साल में कितना धंधा किया और उसमें यदि कुछ प्लस माइनस है तो एक BI टीम है जो बिजनेस इंटेलिजेंस टीम बोलते हैं, वो ये सब डेटा देखती है और वो डेटा देख के फिर उनको ग्रो करने में हेल्प करती है, हमारी टीम को गाइड करती है और हमारी टीम का सुपरविजन करती है कि जो हम बोले हैं ब्रांड्स को कि हम ये जो हमने कमिट किया है ब्रांड्स को कि हम आपके इस लोकल ब्रांड को ऐसे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनाएंगे, उनको हम वो डिलीवर कैसे कर पा रहे हैं उसके बारे में डेटा शेयर करते रहते हैं। तो ये जितनी भी आपने टीम डिफाइन की, तो आपके पास अभी कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अभी आपके पास टीम साइज है, और आपका नेक्स्ट 12 मंथ का क्या रोड मैप है, आप कितने लोग हायर करोगे कि आप ग्रो भी और फास्ट कर पाओ, अगर नए ब्रांड को ऐड कर पाओ? सो हमारा विजन जो है वो अगले 5 साल के अंदर इंडिया से लगभग 5000 ब्रांड को नेशनली लेके जाने का है। और वो नेशनल लेके जाने के लिए हम लोग AI का यूज करके काफी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास अभी करंटली 120 लोगों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ रही है। अगले 5 साल में हमारी जो टीम है वो लगभग 500 लोगों की हो जाएगी। वहाँ पे हमारा ऑलरेडी वर्क अलाइंड है और हम लोगों को हायर करते जा रहे हैं, टीम्स को ट्रेन करते जा रहे हैं और टीम्स को अलाइन करते जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। ग्रेट। मेजर पहले हम कपड़े वगैरह कैटेगरीज में काम कर रहे थे, हम कैटेगरीज को एक्सपांड कर रहे हैं। हमारी जो मेजर जियोग्राफी थी वो पहले गुजरात हुआ करती थी, अब हम जियोग्राफिकल एक्सपांशन कर रहे हैं जहाँ पे हम महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, राइट, नोएडा हो गया, फिर जलंधर हो गया, जयपुर हो गया, तिरुपुर हो गया, इन सारे लोकेशंस को हम और हमारे ऑफिसेस वहाँ पे ओपन करते जा रहे हैं। ग्रेट। ओपन करने के लिए अभी हम लोग इन द प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा ऑफिस एक्सपांशन, टीम एक्सपांशन। साथ ही साथ में हम उन्हीं एरियाज के जो बड़े ब्रांड्स है, छोटे ब्रांड्स है, उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको ही डिजिटल फर्स्ट बनाने के लिए, तो लोकल जो ब्रांड्स है, जो हमारा मकसद है कि लोकल को डिजिटल फर्स्ट बनाना है, तो उन एरियाज में हमारे ऑफिस ऑपरेशंस कर रहे हैं और वहीं से उन्हीं ब्रांड्स को ग्रो कर रहे हैं। ग्रेट। आपने बहुत डिटेल में आंसर दिया कि एक ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के लिए कौन सी टीम चाहिए, क्या करना पड़ेगा, और आपका जो विजन है उसको आपने अलाइन किया। इसके पहले आपने एक चीज़ बोली थी, जो हम रूरल एरिया की बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने 10,000 प्लस स्टोर ओपन किए, 1.3 करोड़ जैसे डेली वॉक-इन्स बढ़ाए, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो जो ये आइडिया था कि रूरल एरिया में जाके मुझे उनको भी डिजिटल करना है, उनको भी एम्पावरमेंट करना है, ये आइडिया आपको और ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? थैंक यू एक पुरानी वापस यादों में लेके जाने के लिए। ऐसा था कि 2021 में जब कोविड का टाइम था, उसी टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो लोग अभी धीरे धीरे मोबाइल का यूज़ कर रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे थे। कोविड के जस्ट पहले के टाइम पे हमने ये देखा था, एक सर्वे किया था कि जिसमें हमने बारडोली जो अपने सूरत से नज़दीक है या नवसारी है, वहाँ पे 2-3 लड़कों को भेजा, उनको बोला कि आप एक बार सर्वे करो कि जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बट वो ऑनलाइन खरीदी क्यों नहीं करते, करेक्ट, या करते हैं तो कितना करते हैं। एक सर्वे निकाला, तो मेजरली हमारे पास ये आया कि सर वो मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो इंटरनेट यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए, डेटा कंज्यूम करने के लिए, बट वो ट्रांजेक्शन करने के लिए अभी तक इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे। करेक्ट। तो एक बहुत थॉटफुल इनसाइट आया कि ट्रांजेक्शन करने के लिए नहीं करते, बट एंटरटेनमेंट मतलब डेटा कंज्यूम करते हैं।
सो जैसे लोग मोदी जी का सपना है कि डिजिटल भारत बनना चाहिए, बट वो डिजिटल बन रहा था सिर्फ डेटा कंज्यूम होके, ना कि ट्रांजैक्शन होके। और इकोनॉमी बढ़ाना है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और तो ये हमारे पास थॉट प्रोसेस था कि ऐसा हमने एक सर्वे किया था, उससे हमें डेटा मिला। करेक्ट। उसी के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था कि इंटरनेट के माध्यम से कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है क्या कि जहाँ पे लोगों को ट्रांजैक्शन हम करा सके। तो मुझे अमेजोन में एक प्रोजेक्ट मिल गया, राइट। अमेजोन का एक प्रोजेक्ट था अमेजोन ईजी करके, ओके। राइट। जहाँ पे अमेजोन क्या करता था, एक ऑफलाइन स्टोर बनाता था, एक डिजिटल स्टोर बनाता था। वहां पे कुछ प्रोडक्ट को डेमो या सैंपल रखते थे, और वहां पे एक दुकानदार होता था। वो दुकानदार जो है हमारा पार्टनर होता था, दुकान पार्टनर। वो हर एक कस्टमर को कस्टमर उनके वॉक इन आते थे, उनको समझाता था कि देखो अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टेड है, 10,000 रुपए का मोबाइल है, इसके ये फीचर्स है, राइट। और उसी तरीके से एक बिजनेस शुरू हुआ। तो हमने उसी बिजनेस को पूरे इंडिया में लेके जाने का सोचा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हर एक गांव के अंदर है ना एक डिजिटल पॉइंट होता है। कोई पंचायत पे होता है, इधर एक मोबाइल रिचार्ज का बिल पेमेंट का दुकान होता है। मतलब उसको डिजिटल, उस लड़के को डिजिटल आता है, उस दुकानदार को डिजिटल, वो डिजिटल है, उसको डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे करना है पता है। करेक्ट। हमने क्या किया, उन्हीं डिजिटल पार्टनर्स को कॉल किया कि आपके एरिया में हमारे अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर हो सकते हैं, क्या आप हमारे बुकिंग पार्टनर बन सकते हो, क्या आप हमारे स्टोर पार्टनर बन सकते हो। करेक्ट। उन्होंने बोला हाँ बन सकते हैं, बट उसका फायदा क्या होगा। तो हमने उनको पूरा समझाया। इसमें 3 चीजों का विन विन था। अमेजोन के साइड पे विन ये था कि एक तो रूरल लेवल तक वो अपने कस्टमर को सर्व कर रहा था। करेक्ट। रूरल लेवल पे कस्टमर को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रही थी, और रूरल लेवल के कस्टमर का ट्रस्ट जीता जा रहा था। ठीक है। जैसे कि उस गांव में जो 30-32 साल के लोग हैं, 32 साल से 65 साल या 70 साल के लोग हैं, उनको भरोसा होता वो दुकानदार पे कि यदि वो दुकानदार बोल रहा है कि ये मोबाइल आएगा यहाँ पे और ये सही आएगा, तो वो उनसे मंगा लेते थे। करेक्ट। राइट। उनको डर था कि एक तो खुद ऐप यूज करते नहीं थे, मोबाइल यूज करते नहीं थे, तो उनको टेक्नोलॉजी का बैरियर था। तीसरा था डिजिटल पेमेंट। वो एक पेमेंट को मानते नहीं थे कि ऑनलाइन पेमेंट मेरे को आता नहीं है, करूंगा तो कहीं पे फ्रॉड हो गया तो। करेक्ट। तो इन तीनों का सॉल्यूशन दुकानदार था। दुकानदार ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, और दुकानदार ऑर्डर प्लेस कर देता था, वही ऑर्डर अमेजोन के पास जाता था, अमेजोन उन ऑर्डर्स को डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे डिलीवर करता था। तो जब डिलीवर होगा तभी कैश दिया, तो कस्टमर का ट्रस्ट हो गया। दुकान में उस प्रोडक्ट पे कोई प्रॉब्लम आया तो नजदीक में दुकान है, उनके पास से जाके वो रिटर्न्स करा सकते थे, तो वो भी ट्रस्ट आ गया। राइट। तो कस्टमर साइड इस तरीके से रूरल का सॉल्व हो गया। दूसरा साइड देखिए तो दुकानदार का फायदा क्या हुआ कि उसको 5-6 लाख प्रोडक्ट्स, यदि वो खुद अपने दुकान को यदि शोरूम बनाता है तो 10-15 लाख रुपए की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। यहाँ पे उसको 5-6 करोड़ प्रोडक्ट्स मिल गए बेचने के लिए, सही प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स मिल गए बेचने के लिए, तो वो भी कर पाता था। तो दुकानदार भी खुश था, और दुकान के बाहर अमेजोन और इजी सेल का बोर्ड लगा था, तो उनके पास वॉक-इन्स बढ़ गए। राइट। तो दुकान वालों का फायदा हुआ। तीसरी साइड पे हमने उन स्टोर्स को अपस्केल कैसे किया, हमने हर एक गांव में जो ये डिजिटल स्टोर होता है उनसे टेलीफोनिकली बात किया। हमने पहली बार 14,000 हमारे ऑफलाइन फ्रेंचाइजी स्टोर बनाए हैं, और वो 14,000 स्टोर में से एक भी स्टोर के यहाँ पे हमने एक भी फिजिकल आदमी को भेजा नहीं है। हमने ऑनलाइन के माध्यम से उस गांव में पहले ऐड चलाया, उस ऐड के माध्यम से हमने वो कस्टमर को, एक दुकानदार को ढूंढा, उन्हीं दुकानदार को फिर हमने ऑनलाइन हमने पूरा पिचिंग किया कि आप हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा फ्रेंचाइज इस तरीके से है। उनसे जो डिजिटल ब्रांडिंग का हम पैसा लेते थे, वो डिजिटल ब्रांडिंग का पैसा हमने हमारे पास लिया, उनके दुकान पे ब्रांडिंग लगवाई। ब्रांडिंग लगाने के बाद उनको पूरा ऑनलाइन ट्रेन किया, रोज उनके साथ एक सेशन रख के उनसे बिजनेस करवाया। और ये बिजनेस करके हमने कंज्यूमर को भी ग्रो किया, दुकानदार को भी ग्रो किया, इवन हम भी ग्रो हुए, और अमेजोन के साइड पे अमेजोन भी ग्रो हुआ। राइट। तो इस माध्यम से हमने 14,000 ऑफलाइन स्टोर बनाए। तो एक टाइम पे तो हमें ऐसा भी लगता था कि हम यदि ऐसे ही स्टोर बनाते रहे तो लगभग इंडिया के 20-22 हजार पिन कोड को हम लोग आराम से कवर कर पाएंगे, क्योंकि 20-22 हजार पिन कोड के ऊपर हर एक वेबसाइट डिलीवरी देता है। करेक्ट। राइट। और हम सोच रहे थे कि एक बड़े से बड़े ब्रांड नाइकी का भी एक्सेस इंडियन गांव वाले को होना चाहिए। गांव में रहते हुए एक बंदे को नाइकी का शूज खरीदना है, उनके पास पैसा है, बट उनके पास राइट प्रोडक्ट सेट नहीं है, तो उनको वो प्रोडक्ट सेट मिलना चाहिए। मतलब हमारे गांव का एक यंग किसान, राइट, नाइकी का जूता पहन के गांव में खेत में जा सकता है। सो ये थॉट प्रोसेस से हम लोग उनको डेवलप करते थे, और लगभग उस टाइम पे हमारे साथ 300 लोगों की टीम थी। वो 300 लोग रोज बैठ के इन सारे स्टोर्स को अपस्केल करते थे, उनसे बिजनेस कराते थे। सो बेसिकली जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया,
और आपने उस डिजिटल इंडिया के मिशन में 14,000 प्लस गाँवों को जुड़ा और उसमें 3 करोड़ प्लस वॉक इन बढ़ाए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये जब आप अचीवमेंट देखते हो तो आपको क्या फील होता है, और उसमें प्राउड मोमेंट क्या है उसके अंदर कि भाई हमने ये करके दिखाया? उस वाले प्राउड मोमेंट में सबसे बड़ा ये था कि यदि आज मैं देखूं तो हमें लगता था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, फ्रेंचाइजी चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो अमेजोन ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम ऐसे गांव-गांव तक एक फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, राइट। तो यही सबसे बड़ा पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट कि हमने वहां गए बिना, फिजिकली किसी को मिले बिना वो फ्रेंचाइजीज ओपन करी, ये हमारे लिए दूसरा अचीवमेंट था। तीसरा, एक बड़े से बड़े ब्रांड को हमने गांव गांव तक का एक्सप्लोरेशन दिया। तो ये बहुत बड़ा नुआंस है सप्लाई चेन, राइट। प्रैक्टिकली हमने सप्लाई चेन का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो सेट किया। कैसे? पार्ले आज हर एक गांव में मिलता है, राइट। वैसे ही वो नाइकी का प्रोडक्ट हर एक गांव में मिलता है, बट नाइकी का शोरूम हर एक गांव में पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो बिजनेस टू असिस्टेंट मॉडल पे, तो B2A मॉडल पे, जो इंडिया में अभी तक लगभग किसी ने स्केल ही नहीं किया था, तो B2A एक नया मॉडल है कि असिस्टेड शॉपिंग जिसको बोलते हैं। हमने असिस्टेड शॉपिंग को इतना ग्रो किया, राइट। तो हमने तीसरा पॉइंट सीखा कि असिस्टेड शॉपिंग भी इंडिया में पॉसिबल है और ये बहुत बड़े नंबर्स पे स्केल कर सकता है। हालांकि आज भी असिस्टेड शॉपिंग को इतना बड़ा ग्रोथ सर्कल नहीं मिला है, बट ये नियरेस्ट फ्यूचर में ऐसा होगा। आप यूएस में जाओगे, एप्पल का फोन आपको खरीदना है, एप्पल के स्टोर पे जाओ, आपको वहां से डिलीवरी नहीं मिलेगी। वो आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस देगा, आपको वहां से वो एक्सपीरियंस देखना है, प्रोडक्ट देखना है, आपको ऑर्डर देना है, आप ऑर्डर दीजिए, आपको सेकेंड डे घर पे मिलेगा। तो वो क्या है? बिजनेस तो असिस्टेंट ही है। जबकि इंडिया में लोग वही दुकान से खरीद के लेके आते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होता है? यदि B2A मॉडल चला जाए, हो जाए इंडिया में, तो एक ही सेंट्रल वेयरहाउस सबको डिलीवर कर सकता है और उससे सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर अपना स्टॉक रखना पड़ता है, हर दुकान पे स्टॉक रखना पड़ता है, और जब स्टॉक की बात आती है तो साथ में पैसे भी घुसते हैं, राइट। कि मैंने स्टॉक खरीदा तो पैसे भी देने ही पड़ेंगे। तो ये सारे जो हसल है इन्वेंट्री की, वो उसमें से निकल जाती है। तो हमने वहां से ये सीखा कि ये भी इंडिया में पॉसिबल है। लोग 4 दिन वेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने पास लाने के लिए। तो ये सब चीजों से हमने काफी बड़ी चीजें सीखी और इससे मैंने अपने आप में बहुत ग्रो किया। कंपनी में जो लोग थे हमारे साथ, उन्होंने भी अपने आप में ग्रो किया। उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि सर हम 14,000 फ्रेंचाइजी बना चुके हैं, राइट। एक टाइम पे अचीवमेंट है। कोई कंपनीज को जूडियो है तो जूडियो महीने में या 3 दिन में 1 स्टोर ओपन करते हैं, राइट। और हम तब पर डे 30 स्टोर ओपन करते थे, राइट। तो इन दोनों में फर्क था। हालांकि उनका बिजनेस मॉडल अलग है, वो फिजिकली स्टोर बनाते हैं, इन्वेंटरीज रखते हैं, उन सब में टाइम लगता है। और हमारा डिजिटल था तो बहुत कम टाइम लगता था, बट फिर भी वो नंबर काफी बड़ा था जिसको हम रोज अचीव करते थे और उससे अच्छा भी फील होता था, राइट। इस बिजनेस में ना हमने, हमारे ऑफिस में एक होर्ड लगी रहती थी। मैं सिर्फ एक बहुत पुरानी चीज याद आगे बताता हूँ। हमने ना हमारे सेल्स ऑफिस में एक बेल रखा हुआ था, जो अपन मंदिर पे जाते तो जैसे बजाते हैं ना, तो रोज सुबह में आके सबसे पहले कौन बेल बजाएगा ना, उसकी होड़ लगती थी, राइट। कि सबसे पहला फ्रेंचाइजी आज कौन क्लोज करेगा, राइट। जो क्लोज करता था तो वो बेल बजाता था। और हम हमारे दुकानदार, जो हमारे पार्टनर्स बनते थे दुकानदार, उनको हम भगवान मानते थे और उसी के लिए हम वो बेल बजाते थे कि हमारे पहले भगवान हमारे साथ जुड़े हैं आज, राइट। तो ये मेरे को बहुत पुरानी चीज याद आ गई, तो इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। सो जैसे कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, आपका नॉलेज बहुत डिटेल में है। हमें आई थिंक दूसरा और तीसरा भी पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपके साथ ही ई-कॉमर्स के बारे में बात करने के लिए। बट जैसे हमें नॉलेज है कि आपको एक ई-कॉमर्स नॉलेज टाइटन का किताब मिला हुआ है, तो आपने भी आपकी बातों में बताया कि आपको लोगों को सिखाना और टीचिंग करना भी एक आपका पैशन है, आपको उसमें मजा आता है। तो ये जो ई-कॉमर्स नॉलेज टाइटन है, वो जो टाइटल मिला है, उसका आपको क्या मायने है और आपको लोगों को सिखाने में आपको क्या ऐसा वो मिलता है कि आप वो करते ही रहते हो? ओके, सो मेरे को लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान जितने लोगों का बांटोगे ना, उतना आप करेक्ट होते जाओगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपका नॉलेज की जो क्लैरिटी है, आपके जो थॉट्स है उसकी क्लैरिटी आपका शार्पर होता जाएगा। इसलिए मेरे जो सीखा हुआ है वो मैं सबको बांटता रहता हूँ। जैसे अमेजोन के अंदर हम लोग सेलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो वहाँ पे हेल्प पेजेस होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको चलाने के लिए गाइड बना होता है, उसके हेल्प पेजेस होते हैं, बट ज्यादातर लोग उसको पढ़ते नहीं है। मैंने लगभग उसमें 8-9 हज़ार पेजेस से मैंने पढ़े हुए, ठीक है। तो इसलिए मेरे को समझ आ जाता है कि कैसे होता है। सो ज्ञान बांटने की जो आपने बात की कि मेरे को ये ई-कॉमर्स एक्सेलेरेटर का टाइटन का खिताब जो मिला है, क्यों मिला है, मैं आपको आइडिया देता हूँ।
सो जब मैं बिजनेस शुरू किया था तो मेरे को सिखाने के लिए कोई नहीं था। मुझे इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ जाके आप ई कॉमर्स सीख सकते हो, ना ऐसा कोई कॉलेज है जो आपको सिखाता है कि ई कॉमर्स में माल कैसे बेचना है, राइट? सब लोग एमबीए कराते हैं, एमबीए के टैक्टिक्स बताते हैं कि एमबीए में ऐसा होता है, बट कोई सेल्स नहीं सिखाता। कोई जाके कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री में सेल्स सिखाता नहीं है, और खास करके ऑनलाइन के सेल्स को लेके तो कोई कोर्सेस ही नहीं बने हुए। और सिखाते तो D2C सिखाते कि शॉपिफाई में कैसे वेबसाइट बनाते हैं, लॉजिस्टिक को कैसे मैनेज करते हैं, बट ई कॉमर्स में बिजनेस कैसे ग्रो करते हो कोई सिखाता नहीं है। और वो मैंने 6-7 साल के एक्सपीरियंस से सीखा था। तो मैंने सोचा लोगों को बांटते, जो भी हमारे पास अमेजोन में सेलर बनने के लिए आएगा, फ्लिपकार्ट में सेलर बनने के लिए आएगा, हम उनको सिखाएंगे। और ये फ्री में ही सिखाएंगे। ये जितने भी सेलर्स हमने लिए बनाए थे उनको फ्री में ही बनाया था। 6 महीने मेंटरशिप भी फ्री में ही देते थे, तो सिखाते भी फ्री में ही थे। हमारे ऑफिस में हमारे पास एम्प्लॉय को बिठाने की जो चेयर होती थी ना, वो भी नहीं बचती थी, इतने लोग आते थे सीखने के लिए। क्यों आते थे मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सारे जब सेलर्स मेरे पास आते थे तो मैं उनको पूछता था कि आपको ऑनलाइन बेचना मुश्किल क्यों लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बाकी सारे पॉइंट जो अपन ने पहले पॉडकास्ट में डिस्कशन किए वैसे ही पॉइंट मेरे पास आए। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले तो इनके मन में डर जो है ना कि ऑनलाइन बेचना मुश्किल हो, हटाना पड़ेगा। तो मेरा है ना ऑनलाइन सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है, मैं आपको बता भी देता हूँ, राइट? वो काफी लोगों को हेल्प भी करेगा आगे, मैं बताता हूँ। सो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में, आप ही को क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में कितना दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? बोल सकते हैं अलग अलग है। एग्जैक्टली। तो 90% लोगों के माइंड में यही कि दोनों अलग अलग है, राइट? बट ऐसा है कि ये दोनों सेम ही है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ऑपरेशनल प्रोसेस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। करेक्ट। ठीक है। जैसे यदि मान लो कि आपको एक शोरूम खोलना है, तो आप शोरूम कहाँ पे खोलोगे? जहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर वॉक इन आ रहे हैं वहीं पे खोलोगे। आपको यदि कपड़े का शोरूम खोलना है तो आप हाईवे पे तो नहीं खोलोगे, क्योंकि वॉक इन तो वहीं पे सबसे ज्यादा है, बट हाईवे पे तो आप खोलोगे नहीं। करेक्ट, राइट। और आपको टायर का शोरूम खोलना है तो आप मॉल में तो नहीं खोलोगे। करेक्ट। आप सोचो कि मॉल में से कोई टायर लेके बाहर निकले कैसा लगेगा, राइट? सो आप राइट कस्टमर को राइट तरीके से राइट जगह पे आप अपना स्टोर खोलोगे। करेक्ट। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को ऑनलाइन मॉल समझो सबसे पहले, और आपका अपना अमेजोन पे अकाउंट बना रहे हो, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना रहे हो, मतलब आप अपना मॉल ओपन कर रहे हो, मॉल में एक दुकान ओपन कर रहे हो। करेक्ट। अब वो दुकान जिस जगह पे होगी ना, उसके बेस पे आपके पास कस्टमर आएगा। करेक्ट। आप यदि सूरत के कोई मॉल में गए हो तो पहले एक बड़े ब्रांड के शोरूम होते हैं, जैसे मैंगो वगैरह शोरूम्स है, केल्विन एंड केल्विन, इन सबके दुकान के अंदर 5,000 का टी शर्ट मिलता है। उसी मॉल में आपको एरो का शोरूम भी मिलेगा, लुइस फिलिप का मिलेगा, राइट? वहां पे 2,000 का शर्ट मिलता है। उसी मॉल में आपको मैक्स पेंटालून्स मिलेगा जहाँ पे 1,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसी मॉल में आपको एक वन सेंटर जैसा मिलेगा जहाँ पे आपको 200-250 रुपए के शर्ट भी मिल रहे हैं। मतलब मॉल में हर तरीके का कस्टमर आता है, ऐसे अमेजोन पे भी हर तरीके का कस्टमर आता है। आपने अपनी अमेजोन पे दुकान खोल ली है, दुकान खोलने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? अच्छा फर्नीचर करना। फर्नीचर करने के बाद प्रोडक्ट को सही तरीके पे वहां पे दिखाना, राइट? सही तरीके से रखना। अब बॉक्स ला के रख दोगे अपना स्टॉक तो कोई लेने वाला नहीं है, बट इसको डिस्प्ले करोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अमेजोन पे यदि आपको अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले करने है तो आपको लिस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। अब हमारा जो स्टोर ओनर था ना, जो दुकानदार था ना, या जो ब्रांड ओनर था ना, उसको समझ में आता है, ओ लिस्टिंग इसलिए करना है क्योंकि ब्रांड का प्रोडक्ट सही तरीके से दिखाना है। अब एक बार मैंने लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग करने के बाद क्या होगा? मुझे दुकान फिर भी कस्टमर नहीं आएंगे। मैं अपने दुकान में प्रोडक्ट सही तरीके से रख दूं, उससे थोड़ी कस्टमर आ जाएंगे। मुझे अपने दुकान के बाहर बोर्ड बैनर लगाने पड़ेंगे। क्या? 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। इसको बोलते हैं प्रमोशन। तो अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में प्रमोशन नाम का टैब है जिसको यूज करके आपको कस्टमर को अपने तक लेके आना पड़ेगा। तो हम वो सिखाते थे, तो उनको समझ में आता था, ओके जो मैं काम कर रहा हूँ मतलब मैं दुकान के बाहर बोर्ड बैनर लगा रहा हूँ, ठीक है? वो कर दिया। उसके बावजूद भी यदि कस्टमर नहीं आए तो आप क्या करोगे, राइट? तो अपन पैम्पलेट छापते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। तो अमेजोन में भी एड्स का ऑप्शन होता है, फ्लिपकार्ट में एड्स का ऑप्शन होता है, मिंत्रा में एड्स का ऑप्शन होता है। तो हम उनको सिखाते हैं कि देखो एड्स कैसे करना है, एड्स के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, कस्टमर जब आता है तभी आपको पैसा देना पड़ता है, तो एड्स के तरीके सिखाते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं स्टॉक के बारे में। मान लो कि आपके दुकान के अंदर कोई कस्टमर आया और देखा कि सारा खाली खाली पड़ा है, तो कोई खरीद के जाएगा नहीं। आपके पास जो भी नया नया जो भी नई चीजें आप लेके आते हो उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट कैसे करते हैं? आप कीवर्ड से हाईलाइट करो, बैनरिंग से हाईलाइट करो। तो हम उनको ये सिखाते हैं।
करेक्ट। स्टॉक खाली नहीं होना चाहिए, ये चीजें हम सिखाते हैं, हम्म। राइट। तो ऐसे वो रिलेट करते जाते हैं कि ओ ये तो मैं डेली कर ही रहा था, बस ये ऑफलाइन में कर रहा था, अब मुझे इसको ऑनलाइन करना है। करेक्ट। इस तरीके से हम उनको सिखाते हैं ना, ताकि उनका जो अभी तक वो कर रहे थे और ये डिजिटल फर्स्ट आने से या ऑनलाइन आने से इनका ऐसा होगा, तो उनको समझ आता है ओके जो काम मैं रोज कर रहा था ना, तो पहले उनके माइंड का हमने बैरियर तोड़ दिया कि जो काम आप ऑफलाइन में कर रहे थे वही आपको ऑनलाइन करना है, कुछ नया नहीं है, करेक्ट। राइट। उन्हीं से उनको प्रेरणा मिलती थी कि वो ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू करते थे हमारे साथ। ग्रेट। जैसे कि आपने 8 साल तक अमेजन के अंदर चलाया, राइट, और अभी आप चला रहे हो, तो वो जो जर्नी है, उस जर्नी में एज ए पर्सनली आपको कैसे शेप किया उस जर्नी ने? उस जर्नी ने एक डेवलपर को एक बिजनेसमैन बनाया। हम्म। एक डेवलपर, एक छोटे गांव के लड़के को एक एंटरप्रेन्योर बनाया। और एक एंटरप्रेन्योर्स ने उन्हीं उन्हीं जर्नी ने एक एंटरप्रेन्योर्स को बाकी लोगों को एंटरप्रेन्योर्स देने की प्रेरणा और बाकी ब्रांड्स को नेशनली ग्रो करने की प्रेरणा देने के लिए सज्ज किया। ग्रेट। आई मीन इट्स वेरी शॉर्ट आंसर बट इट्स वेरी इम्पैक्टफुल कि एक छोटे से गांव से लड़के को आईटी से एंटरप्रेन्योर बना, एंटरप्रेन्योर से उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को बनाया कि जो डिजिटल इंडिया का हमारा जो मिशन है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सके। एग्जैक्टली। जैसे हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट, तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उसके पास क्या क्वालिटी और क्या लीडरशिप स्किल होनी चाहिए कि जो उसको सक्सेस करने में हेल्प करता है? एक मैं जो अपने लाइफ में करता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, एक तो नई नई चीजें रोज आती रहती है, उसको रोज नए सीखते जाओ। रोज सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक कुछ नया सीखो, उसके बाद अपने डे का शुरुआत करो। ये देखो कि पिछले दिनों में जो आपके ऑफिस में कुछ काम हो रहे थे या आपके आसपास में जो काम हो रहे हैं उसमें से आप क्या ऐसा है कि जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो, डिजिटल कर सकते हो, तो उसको करो। तीसरा होता है कि रोज नए नए चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड आते रहेंगे, कंपटीशन आते रहेंगे, उनको स्टडी करो और उससे क्या ग्रोथ होता है वो देखो। टेक्नोलॉजी को एडप्ट करो, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाओ। आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उनमें से कम 10-15 रुपए या 20 रुपए अपने टेक्नोलॉजी में डालो, ताकि आपकी लाइफ डे बाय डे आसान हो जाए। उसके बाद मैं रोज टीम एक वीक में 2 से 3 बार हम लोग टीम के साथ मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन नीचे आ रहा है। उनके ट्रेनिंग्स के लिए हम लोग बात करते रहते हैं कि उनको काफी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है उनको सब चीजें पता है, वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी उनको डर होता है तो उनके साथ बैठो, उनका डर मिटाओ और उनको भी अपस्केल करने के लिए ट्राई करो। जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनसे महीने में एक बार मिलो और उनसे पूछो कि उनके लाइफ में अभी क्या चैलेंज चल रही है, क्योंकि उनके चैलेंज आप पूछोगे ना, वहीं से आपको एक नया रास्ता मिलेगा, या तो बिजनेस बढ़ाने का या उनको ग्रो करने का। करेक्ट। कभी कभी उससे अपने को रास्ता मिलता, क्लैरिटी आती है कि ओके इस यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पेन है, प्रॉब्लम है, उस पेन को, इस प्रॉब्लम को आप एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, या उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अपने फाइनेंसिस को देखते रहो रोज। काफी बार क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस नहीं देखता है, तो उसके ऊपर काम करते रहो। आपके टीम मेंबर्स को ग्रो करो, लगता है कि वो टीम मेंबर्स के पास और आगे जा सकता है, उसको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, तो वो भी आप कर सकते हो। डे बाय डे एक चीज जरूर करो, वो है कि बिगिनिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे का एक रिपोर्ट बना लो कि आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया और जो क्या पॉइंट था जो नहीं हुआ उसको कल करने की ट्राई करो। यदि वो हो जाता है तो अच्छी बात है। आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन की कि अगर एज ए एंटरप्रेन्योर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपीज अर्न कर रहा हूँ, तो उसमें से 15 से लेके 20 रुपये तक मेरे को डिजिटल प्लेटफॉर्म में या मेरी टीम को डिजिटल करने में एक्सपेंस करना चाहिए, आईटी में डालना चाहिए, आईटी में सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन में डालना चाहिए। तो उसी रिलेटेड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके पार्टनर्स है, तो आप उसको कैसे सिस्टम एंड प्रोसेस में डिजिटल करके उसको मैनेज कर रहे हो? इफ यू कैन हाईलाइट ऑन दैट। ओके, जब हमने ब्रांड सेंट्रल की शुरुआत करी थी ना, तो पहले हमारे पास 30 पार्टनर्स थे। करेक्ट। और पहले साल हमने लगभग 30 से 40 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया था 30 पार्टनर्स के थ्रू। हमने उसी टाइम सोच लिया था कि हम इसको पूरा डिजिटल करेंगे, आईटी के थ्रू ही करेंगे, तो हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए और उसी का नाम दिया ब्रांड सेंट्रल। ब्रांड सेंट्रल मतलब एक छोटे से छोटे ब्रांड को यदि बड़ा बनना है तो उसके लिए वो ब्रांड सेंट्रल के पास आ सकता है। उसमें हमने ये जितने भी हमने आपको लिस्टिंग के लिए टूल्स बनाया, इन्वेंट्री के लिए बनाया, अकाउंटिंग के लिए बनाया, फोरकास्टिंग के लिए बनाया, इन सब का आईटी डेवलपमेंट किया और हमारे सारे पार्टनर्स को शेयर किया। यहाँ पे हमने एक चीज नोट करा कि आईटी के बिना बिजनेस संभव नहीं है। फिर इसी को यूज करके हमने नेक्स्ट ईयर
ये जो 30 पार्टनर थे वो 140 ब्रांड हमारे साथ हो गए, जो 40 करोड़ का टर्नओवर था 120 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने आईटी डेवलप किया। करेक्ट। ओके, हमारे बिजनेस का एक सबसे बड़ा ब्यूटी है कि हमने 122 करोड़ के टर्नओवर पे 1 रुपए का इन्वेंट्री हमारे बुक्स पे नहीं है। करेक्ट। कैसे हुआ ये? टेक्नोलॉजी से। आप जीरोधा देख लो, हजारों करोड़ की कंपनी है, बट उनके पास अपना प्रोडक्ट क्या है, अपना एसेट क्या है? सिर्फ आईटी। करेक्ट। राइट। आप एप्पल यूज करते हो, क्यों करते हो? बिकॉज उसका जो स्मूथनेस है अबाउट उसका टेक्नोलॉजी का, राइट, उसके सॉफ्टवेयर का, उसकी वजह से। करेक्ट। आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो, विंडोज यूज करते हो, क्यों करते हो? टेक्नोलॉजी से। करेक्ट। यदि आपका माइंडसेट टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने का नहीं है तो फ्यूचर में आपका ग्रोथ उसी की वजह से रुकेगा। ग्रेट। सो हमेशा अपने बिजनेस का 10 से लेके 15-20% तक पैसा उसमें डालते जाओ। यदि आप नहीं डालोगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा नहीं। तो आपकी टीम बहुत बड़ी है, 120 लोग हैं, और वो भी बहुत सारे टीम के साथ काम कर रही है। उसका आपके पार्टनर उनके भी लोग होंगे, तो आप कैसे मेक श्योर करते हो कि ये जो टीम है वो प्रोडक्टिव रहे, उसका परफॉर्मेंस मेजर करते रहो? तो उसके लिए आप प्रोडक्टिव रखने के लिए और उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या करते हो? ओके, सारी टीम को प्रोडक्टिव और परफॉर्मेंस रखने के लिए एक तो पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स है ना, वो कौन सी चैनल पे कन्वीनियंट है काम करने, बात करने के लिए। क्योंकि उनको कुछ इश्यू आता है, यदि मैं उनको बोलूँ कि आप टिकट रेस करो, तो टिकट पे मैं आंसर दूंगा, तो वो तो एक कॉमन प्रोसेस है। वो छोटे बंदे को जैसे आप बोलते हो कि ये सब चीजें एडप्ट करनी है, उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो हम उन्हें पहले ये करते हैं कि उनके टीम मेंबर्स और हमारे टीम मेंबर्स के बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। सो हमारे जितने पार्टनर्स है उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है। फिर उनके जो भी 5 या 6 लोग उनकी टीम में होते हैं, उनको हमारे ऑफिस बुलाते हैं और उनके साथ बैठ के हम लोग एक एक्सेल बनाते हैं कि हम आपको इस तरीके से रिपोर्टिंग देंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेरी होगा तो आप हमें ऐसे रेस कर सकते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि आपको हमारे साथ रीच आउट कैसे करना है। हमारे यहाँ पे हायरार्की क्या है कि पहले आप ब्रांड मैनेजर को बोलोगे, दूसरे दिन इसको बोलोगे, तीसरे दिन। और हमारे ब्रांड मैनेजर्स ने वो काम किया कि नहीं, उसके लिए हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ एवोल्यूशन के प्रोसेस है कि ब्रांड मैनेजर को उनके साथ एक डिजिटल ऑनलाइन मीटिंग करनी ही करनी है और उसका स्क्रीनशॉट हमारे ग्रुप में डालना है। और उस टाइम पे जो बात हुई है, मतलब जो पॉइंट इनपुट हुए वो और जो आउटपुट पॉइंट है वो दोनों डालने हैं, जिससे दोनों अलाइन हो जाते हैं कि हमने ये डिस्कशन किया है और आगे हमें ये करना है। उससे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। और 5-7 पैरामीटर ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस के ओरिएंटेड होते हैं, राइट। तो हम बिजनेस ओरिएंटेड पॉइंट को रोज देखते हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन की दुनिया में वो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार देखते हैं। उस इसी पॉइंट को हम हर दिन देखते हैं। रोज कितने लोग आए, कितनी इंप्रेशन आए, कितनी क्लिक्स आए, कितने ऑर्डर आए, कितने एडवर्टाइजिंग से ऑर्डर आए, राइट। ये सब चीजें हम रोज देखते हैं और रोज हमारे उस ग्रुप में डाला जाता है ताकि ब्रांड भी अपग्रेडेड रहे कि यार मेरा यहाँ पे धंधा ऐसा हो रहा है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे हम प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं, जिससे ब्रांड भी खुश होता है, हम भी खुश रहते हैं। आपने एक चीज बताई थी कि आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में 120 लोगों से 500 की टीम बनानी है। सो ऑलमोस्ट आप 400 लोग नए हायर करने वाले हो। सो इट्स ऑन एन एवरेज 100 पीपल इन अ ईयर। तो ये जो प्रोसेस है उसको आपने कैसे ऑटोमेट करके रखा है? उसके लिए आप क्या टूल यूज करते हो, कैसे करते हो? सो थैंक यू। क्योंकि हम जो ये 100 लोग हैं उनको 500 लोग करने की जो जर्नी है वो सुपरवर्क्स के साथ ही करते हैं। सिंस इंसेप्शन ऑफ आवर कंपनी हम सुपरवर्क्स का यूज करते हैं। सुपरवर्क्स के माध्यम से हमारे काफी सारे चीजें जो है, जो एचआर रिलेटेड हमारा पूरा ऑपरेशन है वो सही हो चुका है। एग्जाम्पल के साथ बताओ को पहले हम ज्यादातर क्या होता है कि हम लोगों ने क्या क्या ऑटोमेट किया, साले आपको बता देता हूँ। सुपरवर्क्स के माध्यम से सुपरवर्क्स को हम 2021 से शायद यूज कर रहे हैं, राइट। जब आपका शायद कुछ अलग नाम था, बीटा वर्जन चल रहा था, तब से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑटोमेट किया कि हमारे ऑफिस में 25 डिपार्टमेंट है, समझ लीजिए। तो 25 डिपार्टमेंट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में हर एक बंदा होता है और उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक उसका इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सारे जॉब बना दिए, सारे जॉब्स के जेडी बना दिए, उन जेडीज की रिक्वायरमेंट बना दी और उसका एक पोस्ट भी बना दिया। तो हमारे यहाँ पे कोई भी आता है तो उसको यूज करता है, राइट। और हम जो भी पोस्ट करते हैं उसके माध्यम से करते हैं। अब उस जॉब को नौकरी पे या फिर लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे डालते हैं, तो लोग जो अप्लाई करते हैं, तो सुपरवर्क्स ने हमारा काम ये आसान करा। पहले लोग अप्लाई करते थे, उस पैनल पे आता था और फिर हम वहां से डाउनलोड करते थे, मैन्युअली रखते थे। उसकी जगह पे फायदा ये हुआ कि वो सारा का सारा कहाँ पे आ गया, सुपरवर्क्स के सिस्टम में। तो जितने कैंडिडेट हमारे यहाँ पे अप्लाई किया ना, सबका डेटा हमारे पास है।
करेक्ट। हमने उनको फोन किया, क्यों उनको, मतलब हमने उनके पास फोन किया, टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू हुआ, तो पूरा टेलीफोनिक राउंड जो एचआर का होता है वो भी हमारे सिस्टम पे रिकॉर्डेड है करेक्ट। कि बंदा क्यों आना चाहता है, क्यों नहीं आना चाहता है। उसके बाद के जो नेक्स्ट प्रोसेसेस थे जिसमें कस्टमर जो भी हमारा एम्प्लॉई है जो अभी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, उसका बाकी का जो ट्रैकिंग होता है कि पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, एचओडी इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड, वो सब हमारे पास सेव्ड है। करेक्ट। वो हमें हेल्प क्या करते हैं, मान लो कि आज हमने किसी को इवोल्यूट किया, वो हमारे में फिट नहीं बैठ रहा है, बट 2 साल बाद हमें यदि वही सेम रिसोर्स चाहिए तो हमारे पास सिस्टम में डेटा है आपका। करेक्ट। राइट, ये हो गया। दूसरा अटेंडेंस, जो हमेशा एक चैलेंज रहता है। राइट, और एम्प्लॉय कंप्लायंस हमेशा जो चैलेंज रहता है वो हमने आपके माध्यम से सॉल्व करे, सुपरवर्क्स के माध्यम से सॉल्व करे। सुपरवर्क्स में हमारा पेरोल जो है, जो पहले रन करने में एक एचआर को 5 दिन लगते थे, वो अभी 10 मिनट लगते हैं। करेक्ट। 10 मिनट के अंदर वो पेरोल रन हो जाता है। 2 क्लिक करने, 2 क्लिक पे पेरोल रन हो जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज को अपना अपना लॉगिन मिला हुआ है, तो जिससे वो लोग क्या करते हैं कि अपनी उनकी जो भी डेली जरूरत है, उनको कभी जरूरत पड़ती है, कभी उनको लीव लेना है तो लीव उसमें से डाल देते हैं, तो आपका लीव मैनेजमेंट का टूल है। करेक्ट। अटेंडेंस का टूल है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आपका सारे लोगों का जब पेरोल रन हो जाता है, उनको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तो वो सब वहां से हो जाता है। एक एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होने के बाद आपकी प्री ऑनबोर्डिंग की जो चीजें हैं वो भी हमें बहुत हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ये यूज करते हैं कि प्री ऑनबोर्डिंग में जैसे कोई हायर किया तो उसको ऑफर लेटर भेजना, अपॉइंटमेंट लेटर भेजना, जब वो ज्वाइन हो जाए तो उनके बाकी डॉक्यूमेंटेशन कराना, वो सब बहुत आसान हो जाता है। एंड एवरीथिंग इज डिजिटल, और मैं डिजिटल में बहुत मानता हूँ, और सुपरवर्क्स मुझे वो डिजिटल करने में बहुत हेल्प करता है। सो हम यहाँ फिजिकली कुछ भी नहीं कहते, सब कुछ डिजिटल करते हैं। हमारे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में पेपर वर्क बहुत ही जीरो के बराबर है। राइट, और उसको सुपरवर्क्स के थ्रू ही हम डिजिटल करते हैं। तो सुपरवर्क्स ने हमें इसमें बहुत हेल्प करी है, इन चीजों को ग्रो करने में और बड़ा बनाने में। Sandeep bhai, thank you very much for joining us today on show, and it was very detailed and insightful session. I'm sure जिन लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है डिजिटली, जिनको ऑफलाइन से ऑनलाइन आना है, उसके लिए आपने बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी है, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दिया है। आई एम श्योर लुकिंग आफ्टर दिस शो दे विल माइट कनेक्ट यू, और दे कैन स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को ऑनलाइन कैसे जाना है और मैं ऑनलाइन जाके खुद का बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ। एग्जैक्टली। So once again, thank you very much for coming and sharing your knowledge. Thank you Alpesh bhai for this type of episodes and podcast. Right, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। That's हमारा मोटो है कि भाई हम उन लोगों को यहाँ पे बुलाए कि जो दूसरों को इंस्पायर कर पाए। So thank you very much. Thank you very much for looking the episode till end. आपको 3 चीज करनी है। फर्स्ट, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एपिसोड में क्या पसंद आया और आपको क्या पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उनको बेटर कर सके। एंड थर्ड, आपके एक फ्रेंड के साथ ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिए जिसको आप इंस्पायर करना चाह रहे हो और जिसको आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने की ट्राई कर रहे हो।